Namaste. Welcome to the UPSC podcast channel. Today, in our series of UPSC Sociology Optional, we will discuss the idea of development planning and mixed economy, यानी भारत में विकास योजना और मिश्रित अर्थव्यवस्था का विचार। देखिए, आज़ादी के आसपास जब इंडिया ने अपना सफ़र शुरू किया तो एक बड़ा सवाल था कि देश को आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो हमने प्लान्ड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रास्ता चुना। लेकिन ये सिर्फ पैसों की बात नहीं थी, सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ की नहीं। हाँ। सोर्सेज बताते हैं कि इसमें एजुकेशन, पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जैसे कई डायमेंशंस शामिल थे। मतलब एक होलिस्टिक अप्रोच लेने की कोशिश थी। इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का फोकस शुरू से सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर नहीं था, बल्कि सोशो कल्चरल डेवलपमेंट पर भी था। हमारा समाज, हमारी संस्कृति, उसको भी साथ लेकर चलना था। हाँ, और ये सिर्फ बातें नहीं थीं। डेवलपमेंट की जो गोल्स थे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में और जो अलग अलग प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स बने, जैसे 5 ईयर प्लान्स, हाँ, 5 ईयर प्लान्स। उनमें साफ लिखे गए हैं। ये एक तरह से देश का रोड मैप था। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल ही देख लीजिए, एक सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने का एम, एग्जैक्टली। जहां सबको सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस मिले, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप हो, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी हो। ये आइडियाज ही तो आजादी के बाद के इंडिया की नींव थे। एग्जैक्टली। और इन आइडियल्स को जमीन पर उतारने के लिए सरकार ने इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स तैयार किए। हाँ, मतलब नए कानून बनाए, नई संस्थाएं खड़ी की, जैसे प्लानिंग कमीशन। हाँ। और देश के पास जो भी रिसोर्सेज थे, ह्यूमन रिसोर्सेज यानी लोग, उनकी स्किल्स, और मटेरियल रिसोर्सेज यानी जमीन, मिनरल्स, पैसा, उन सबको मोबिलाइज किया, यानी एक साथ लाकर डेवलपमेंट के काम में लगाया। प्लानिंग कमीशन ने अपने एक डॉक्यूमेंट में बहुत अच्छी बात कही थी। उनका लक्ष्य था लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना। अच्छा। और उन्हें एक बेहतर और वेरीड लाइफ, एक रिचर एंड मोर वेरीड लाइफ जीने के नए अवसर देना। सही। मतलब सिर्फ बेसिक जरूरतों से ऊपर उठकर लाइफ में क्वालिटी और चॉइस लाने की बात थी। तो चलिए इसी सफर को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखते हैं कि ये जो विकास की प्लानिंग हुई उसमें सोशलिज्म, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस और डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को कैसे इंटीग्रेट करने की कोशिश की गई। चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोशलिस्ट पाथ एंड मिक्स्ड इकोनॉमी की। आज़ादी के बाद इंडिया ने जो इकोनॉमिक मॉडल अपनाया उसे मिक्स्ड इकोनॉमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा गया। ये नाम ही बता रहा है कि इसमें कुछ मिक्सचर था। एक तरफ तो प्राइवेट बिजनेस और इंडस्ट्री को काम करने की आज़ादी दी गई, उन्हें बढ़ावा भी दिया गया। और दूसरी तरफ जो की एरियाज थे, जो देश के लिए स्ट्रेटेजिक माने गए, उन पर सरकार ने कम से कम इन प्रिंसिपल लगभग पूरा कंट्रोल रखा। यहाँ स्टेट यानी सरकार खुद एक एंटरप्रेन्योर बन गई। सरकार ने भारी उद्योग, हेवी इंडस्ट्रीज लगाए, जैसे स्टील प्लांट्स, पावर जनरेशन यूनिट्स। हाँ, वो भिलाई, राउरकेला वाले प्लांट्स। बिल्कुल, आप याद कीजिए, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर के बड़े बड़े स्टील प्लांट सरकार ने लगाए थे। भाखरा नांगल जैसे डैम्स बने जिससे बिजली पैदा हो सके। इसके पीछे सोच थी कि ऐसी चीजें जो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जरूरी हैं, वो शुरुआत में प्राइवेट सेक्टर शायद ना लगा पाए, या शायद लगाना ना चाहे। हाँ, या उनका फोकस सिर्फ प्रॉफिट पर रहेगा, इसलिए सरकार को आगे आना होगा। हाँ, और बैंक्स का नेशनलाइजेशन भी तो एक बड़ा कदम था। 1969 में 14 बड़े प्राइवेट बैंक्स को सरकार ने अपने कंट्रोल में ले लिया। बिल्कुल। फिर रेलवेज, पोस्टल सर्विसेज, ये सब तो पहले से ही पब्लिक सेक्टर में थे। आज भी देखिए, रेलवेज पूरी तरह सरकारी है, पोस्ट ऑफिस सरकारी हैं। तो ये जो की सेक्टर्स पर स्टेट का कंट्रोल था, क्या ये सीधे सीधे सोशलिज्म के विचारधारा को नहीं दर्शाता कि जो जरूरी चीजें हैं वो सबकी पहुंच में होनी चाहिए, ना कि सिर्फ उनकी जिनके पास पैसा है? बेसिक इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस, ये सब स्टेट के हाथ में रहेंगे ताकि डेवलपमेंट को एक दिशा दी जा सके और उसका फायदा सब तक पहुंचे। राइट। लेकिन जैसा हमने कहा, ये मिक्स्ड इकोनॉमी थी, तो पूरी तरह सोशलिस्ट भी नहीं थी। अच्छा। इंडिविजुअल एंटरप्राइज यानी निजी प्रयास को भी जगह दी गई। कुछ इंडस्ट्रीज को स्पेसिफिकली प्राइवेट सेक्टर के लिए रिजर्व किया गया था। अच्छा। ताकि प्राइवेट बिजनेसमैन भी देश के विकास में योगदान दे सकें और कंपटीशन भी बना रहे। जैसे कंज्यूमर गुड्स की कई इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर में थीं। अच्छा, तो कुछ एरियाज स्टेट के लिए, कुछ प्राइवेट के लिए, और क्या कुछ ऐसे भी थे जहां दोनों काम कर सकते थे? जैसे आजकल हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी की बात करते हैं,
क्या वैसा कुछ था? बिल्कुल। सोर्सेज बताते हैं कि कुछ सेक्टर्स ऐसे थे जहां दोनों, यानी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज और प्राइवेट कंपनीज, दोनों को ऑपरेट करने की परमिशन थी। एग्जाम्पल के तौर पर टेक्सटाइल और सीमेंट इंडस्ट्री। हाँ। सरकार की अपनी नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन की मिल्स थीं, तो प्राइवेट प्लेयर्स जैसे बिरला, मफतलाल भी थे। हाँ, सही कहा। सीमेंट में भी सरकारी कंपनीज थीं, जैसे सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और प्राइवेट कंपनीज जैसे एसीसी, डालमिया भी थीं। और ये मॉडल आज भी हमें दिखता है। हेल्थ सेक्टर को देखिए, सरकारी एम्स भी हैं, बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स जैसे अपोलो, फोर्टिस भी हैं, और छोटे प्राइवेट क्लिनिक्स भी। बिल्कुल, एजुकेशन में भी यही है। हाँ, एजुकेशन में सरकारी स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। ट्रांसपोर्ट में स्टेट रोडवेज की बसें चलती हैं, तो प्राइवेट बस ऑपरेटर्स भी हैं। तो ये मिक्स्ड स्ट्रक्चर इंडिया की रियलिटी बन गया। ये बात तो है, लेकिन यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, जिस पर काफी बहस भी होती है। कुछ स्कॉलर्स, कुछ विश्लेषक ये आर्ग्यू करते हैं कि इंडिया का डेवलपमेंट पाथ कहने को तो मिक्स था, पर इन प्रैक्टिस यानी व्यवहार में ये कैपिटलिस्ट बन गया। अच्छा। वो कहते हैं कि प्राइवेटली मैनेज्ड इंडस्ट्रीज टाइम के साथ ज्यादा अट्रैक्टिव और प्रॉफिटेबल हो गए, और इसका नतीजा ये हुआ कि इकोनॉमिक पावर यानी देश की दौलत और संपत्ति कुछ गिने चुने बड़े प्राइवेट बिजनेस हाउसेस के हाथों में कॉन्सेंट्रेट हो गई, यानी इकट्ठी हो गई। ये ऑब्जर्वेशन तो आज भी रेलेवेंट लगता है जब हम कुछ बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप्स का हर सेक्टर में इन्फ्लुएंस देखते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है और इस पर लंबी चर्चा हुई है, इकोनॉमिक्स में भी और सोशियोलॉजी में भी। ये फैसिनेटिंग है कि ऐसा तर्क क्यों दिया जाता है। शायद इसलिए कि प्राइवेट सेक्टर में डिसीजन मेकिंग फास्टर होती है, ब्यूरोक्रेसी कम होती है, प्रॉफिट का इंसेंटिव सीधा होता है, इसलिए वो ज्यादा तेजी से बढ़े। हाँ, ये हो सकता है। या शायद सरकारी कंट्रोल उतना इफेक्टिव नहीं रहा जितना सोचा गया था। सोर्सेस इस बात को हाईलाइट करते हैं कि इन क्रिटिसिज्म्स के बावजूद हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि इंडिया ने एक मिक्स्ड पाथ पर चलने की कोशिश जरूर की। हाँ, कोशिश तो थी। पॉलिसी लेवल पे इंटेंशन तो था कि बैलेंस बनाया जाए, लेकिन पॉलिसी बनाना एक बात है और उसे जमीन पर उतारना, उसके अनचाहे नतीजे, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस को मैनेज करना, वो बिल्कुल अलग चीज है। सही बात है। इसमें हमेशा एक टेंशन, एक द्वंद्व बना रहता है। अगर हम इसको बड़े पर्सपेक्टिव में देखें तो ये डेवलपमेंट के प्रोसेस की कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाता है। ये कोई सीधा साधा रास्ता नहीं था, बल्कि इसमें आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल कंपल्शंस, इकोनॉमिक रियलिटीज, सबका एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले था, जिसमें बैलेंस बनाने की लगातार कोशिश होती रही, कभी सफल, कभी असफल। बिल्कुल, ये मिक्स्ड इकोनॉमी वाला एस्पेक्ट तो काफी कॉम्प्लेक्स है। अब इसके साथ ही इंडिया के डेवलपमेंट की कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा गांव से जुड़ा है। हाँ, बिल्कुल। आजादी के टाइम सोर्सेस कहते हैं लगभग 70% से ज्यादा पॉपुलेशन गांव में रहती थी। तो जाहिर है डेवलपमेंट प्लान्स में रूरल डेवलपमेंट पर तो स्पेशल फोकस देना ही पड़ा होगा। शहरों के साथ साथ गांव को ऊपर उठाना एक बड़ी चुनौती भी थी और जरूरत भी। निश्चित रूप से डेवलपमेंटल प्लान्स में रूरल डेवलपमेंट पर बहुत ध्यान दिया गया। सोर्सेज बताते हैं कि आज़ादी के बाद के पहले 3 दशकों में, यानी लगभग 1950s से 1970s तक, कई तरह के प्रोग्राम्स शुरू किए गए। कुछ बड़े नाम हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम CDP। हाँ, CDP 1952 में लॉन्च हुआ। फिर पंचायती राज सिस्टम लाया गया, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस, सहकारी संस्थाएं को बढ़ावा दिया गया, और कुछ टारगेट ग्रुप ओरिएंटेड प्रोग्राम्स भी चलाए गए। थोड़ा इनके बारे में बता सकते हैं, जैसे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का क्या कॉन्सेप्ट था? हाँ, CDP का आइडिया बड़ा एम्बिशियस था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि गांव के लोग खुद अपनी ज़रूरतें पहचानें, अपनी प्रॉब्लम्स को समझें और उनके सॉल्यूशंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। मतलब बॉटम अप अप्रोच। हाँ, एक तरह से सरकार सिर्फ मदद करेगी, रिसोर्सेज देगी। इसमें एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ कवर करने की कोशिश थी। बेसिकली सेल्फ हेल्प और पीपल्स पार्टिसिपेशन पर जोर था। सुनने में तो अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन इसकी इफेक्टिवनेस पर बाद में सवाल भी उठे। अच्छा, और पंचायती राज? ये तो आज भी हमारे गवर्नेंस सिस्टम का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। पंचायती राज का मेन एम था डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, यानी पावर को नीचे तक, गांव के लेवल तक ले जाना। हाँ, सत्ता का विकेंद्रीकरण। बिल्कुल, ताकि गांव के लोग अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट के फैसले खुद ले सकें। बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशंस पर इसको फॉर्मल स्ट्रक्चर दिया गया।
इससे उम्मीद थी कि लोकल लीडरशिप उभरेगी और डेवलपमेंट प्लान्स लोकल नीड्स के हिसाब से बनेंगे और इम्प्लीमेंट होंगे। और कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस जैसे अमूल का एग्जाम्पल हम सुनते हैं। इनपुट्स जैसे बीज खाद सस्ते मिले और उनके प्रोड्यूस जैसे दूध गन्ना की अच्छी कीमत मिले। क्रेडिट कोऑपरेटिव्स भी थे जो किसानों को सस्ते लोन देते थे। अमूल तो बहुत सक्सेसफुल रहा। हाँ, अमूल एनन मिल्क यूनियन लिमिटेड इसका एक बहुत सफल उदाहरण है जिसने दूध उत्पादक किसानों की जिंदगी बदल दी। लेकिन हर जगह कोऑपरेटिव्स उतने सफल नहीं रहे। कई जगह उन पर लोकल इलीट्स का कब्जा हो गया या मिसमैनेजमेंट हुई। ये भी एक पहलू है। और ये टारगेट ग्रुप ओरिएंटेड प्रोग्राम्स क्या थे? इनका फोकस था समाज के सबसे कमजोर तबकों पर, जैसे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, रूरल आर्टिजन्स। अच्छा, मतलब स्पेसिफिक ग्रुप्स के लिए। हाँ, तो प्रोग्राम्स जैसे स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी या मार्जिनल फार्मर्स एंड एग्रीकल्चरल लेबरर्स एजेंसी, इन्हीं ग्रुप्स के लिए स्पेसिफिक स्कीम्स लेकर आए, जैसे उन्हें क्रेडिट देना, सब्सिडीज देना या अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना। क्योंकि ये महसूस किया गया कि जनरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का फायदा अक्सर बेहतर स्थिति वाले लोग उठा लेते हैं और गरीब पीछे रह जाते हैं। सही बात है। तो इतने सारे प्रोग्राम्स चलाए गए रूरल डेवलपमेंट के लिए, इनके पीछे कोई एक सोच थी, कोई एक आइडियोलॉजी थी जो गाइड कर रही थी। सोर्सेज बताते हैं कि मुख्य रूप से दो अलग-अलग विचारधाराएं, दो स्ट्रीम्स ऑफ थॉट थी जो रूरल डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस कर रही थी। एक थी जो महात्मा गांधी ने शुरू की थी और दूसरी थी जो आजादी के बाद सरकार ने अपनी पॉलिसीज में अपनाई। अच्छा, गांधी जी और सरकार की सोच। हाँ, दोनों का मकसद तो गांव का भला करना ही था, लेकिन उनके विजन और तरीकों में कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस थे। हाँ, एक ऐसा गांव जहां सबकी बेसिक नीड्स पूरी हो, लोग आपस में हार्मनी, सद्भाव और कोऑपरेशन, सहयोग से रहें। वो चाहते थे कि गांव पॉलिटिकल ऑटोनॉमी एंजॉय करें, यानी अपने फैसले खुद लें, और इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट हो, यानी अपनी जरूरत की ज्यादातर चीजें खुद पैदा करें या आसपास के गांव से एक्सचेंज करें। मतलब शहरों पे डिपेंडेंसी कम हो। बिल्कुल, वो बड़े पैमाने के इंडस्ट्रियलाइजेशन और शहरों पर निर्भरता, डिपेंडेंसी के खिलाफ थे। उनका फोकस लोकल रिसोर्सेज और ट्रेडिशनल स्किल्स पर था। और सोशल एस्पेक्ट, गांधी जी तो जाति प्रथा और छुआछूत के कट्टर विरोधी थे। बिल्कुल, उनका दृढ़ विश्वास था कि एक आदर्श गांव में पूरी तरह से सोशल इक्वालिटी होगी, कोई ऊंच नीच नहीं होगी और किसी भी तरह का एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण नहीं होगा। उनका प्लान सिर्फ इकोनॉमिक नहीं था, बल्कि ये समाज के मॉरल रिकंस्ट्रक्शन का प्लान था, एक नैतिक पुनर्निर्माण का। अच्छा, मॉरल रिकंस्ट्रक्शन। हाँ, वो चाहते थे कि विकास इंसान की जिंदगी के हर पहलू को छुए, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। ये एक होलिस्टिक विजन था जहां इंसान की मटेरियल नीड्स के साथ साथ उसके एथिकल और सोशल वैल्यूज पर भी जोर था। और उनके कई फॉलोअर्स ने, जैसे विनोबा भावे ने, भूदान मूवमेंट चलाया। उनके विचारों के आधार पर देश के अलग-अलग हिस्सों में रचनात्मक काम भी शुरू किए। तो ये तो गांधी जी का विजन था। अब दूसरी तरफ सरकार की अप्रोच थी। तो क्या आजादी के बाद नेहरू सरकार ने गांधी जी के सारे आइडियाज को अपनी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स में शामिल कर लिया? क्या सरकारी प्लान पूरी तरह गांधीयन थे? यहीं पर एक क्रूशियल पॉइंट आता है। सोर्सेस स्पष्ट करते हैं कि गांधी जी के सभी विचार आजादी के बाद की सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों में शामिल नहीं किए गए। अच्छा, एक बड़ा डिफरेंस तो हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर ही था। जैसा हमने पहले डिस्कस किया, सरकार ने बड़े उद्योगों, बड़े डैम्स पर बहुत जोर दिया, जो गांधी जी के डिसेंट्रलाइज्ड स्मॉल स्केल मॉडल से अलग था। हाँ, ये तो बिल्कुल ऑपोजिट लगता है। हाँ, सरकार का फोकस मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजी और लार्ज स्केल प्लानिंग पर ज्यादा था। गांधी जी की ग्राम स्वराज की जो कल्पना थी, वो शायद पूरी तरह से सरकारी प्लान्स में रिफ्लेक्ट नहीं हुई। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में सेल्फ हेल्प का आइडिया था, पंचायती राज में डिसेंट्रलाइजेशन का, लेकिन शायद वो ऑटोनॉमी और सेल्फ सफिशिएंसी उतनी नहीं आ पाए जितनी गांधी जी चाहते थे। तो ये डिफरेंस क्यों रहा? क्या प्रैक्टिकल चैलेंजेस थे गांधी जी के मॉडल को इम्प्लीमेंट करने में, या फिर लीडरशिप की सोच में ही अंतर था? शायद दोनों ही बातें थीं। एक तरफ देश के सामने तेजी से गरीबी हटाने, फूड प्रोडक्शन बढ़ाने, नेशनल सिक्योरिटी इंश्योर करने जैसे इमीडिएट चैलेंजेस थे। हाँ, जरूरतें बहुत थीं, जिनके लिए शायद सरकार को लगा कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन और सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग ज्यादा इफेक्टिव होगी। दूसरी तरफ नेहरू जैसे नेताओं का विजन शायद गांधी जी से अलग था।
वो मॉडर्न साइंस, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस को देश के लिए जरूरी मानते थे। उन्हें लगता होगा कि ट्रेडिशनल तरीकों से पिछड़ जाएंगे। शायद उन्हें लगता था कि सिर्फ ट्रेडिशनल तरीकों से इंडिया पिछड़ा रह जाएगा। तो ये एक तरह से दो अलग-अलग विजन्स का कॉन्फ्लिक्ट भी था। अंत में जो रास्ता अपनाया गया वो एक तरह का कॉम्प्रोमाइज था, जिसमें गांधीयन आइडियल्स के कुछ एलिमेंट्स जैसे पंचायती राज, खादी को सपोर्ट तो लिए गए, हाँ, कुछ चीजें ली गई, लेकिन ओवरऑल फ्रेमवर्क नेहरूवियन मॉडल का था, जो स्टेट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन पर ज्यादा फोकस करता था। ये दिखाता है कि आज़ादी के बाद इंडिया के फ्यूचर को लेकर अलग-अलग पावरफुल आइडियाज थे, और जो पॉलिसीज बनी वो इन अलग-अलग विचारों के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश थी। तो कुल मिलाकर आज हमने देखा कि कैसे आज़ादी के बाद इंडिया ने डेवलपमेंट का एक बड़ा कॉम्प्लेक्स रास्ता चुना। एक तरफ मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल अपनाया गया, जिसमें सोशलिस्ट आइडियल्स और प्राइवेट एंटरप्राइज को साथ लाने की कोशिश की गई। हाँ, और दूसरी तरफ रूरल डेवलपमेंट पर भी बहुत फोकस किया गया, जिसके लिए कई प्रोग्राम्स चलाए गए। लेकिन यहाँ भी महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के विजन और सरकार की एक्चुअल पॉलिसीज के बीच एक गैप नजर आता है। ये पूरी कहानी बताती है कि डेवलपमेंट प्लानिंग सिर्फ इकोनॉमिक एक्सरसाइज नहीं है, इसमें आइडियोलॉजी, पॉलिटिक्स, सोशल रियलिटीज सबका रोल होता है, और थियोरी और प्रैक्टिस के बीच हमेशा एक टेंशन बनी रहती है। बिल्कुल, ये समझना यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ये डिस्कशन डेवलपमेंट प्लानिंग और मिक्स्ड इकोनॉमी की एक बेसिक समझ बनाने में मदद करती है, और उन कॉम्प्लेक्सिटीज को भी हाईलाइट करती है जो इस प्रोसेस में इनहेरेंट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब भारत सरकार ने जो कुछ प्रोग्राम्स शुरू किए थे आज़ादी के बाद, जरा उन पे बात करते हैं संक्षेप में। मतलब इतने सालों में गांव के विकास के लिए क्या क्या कोशिशें हुई, है ना? कौन से रास्ते अपनाए, क्या चला क्या नहीं, एक नज़र डालते हैं। ये समझना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज भी रूरल इंडिया देश की तरक्की का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जाहिर है। तो शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से। आज़ादी के ठीक बाद 1952 में एक बहुत बड़ा एम्बिशियस कार्यक्रम आया, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सीडीपी कहते हैं इसको शॉर्ट में। और इसका नाम ही देखो, कम्युनिटी डेवलपमेंट। मतलब लक्ष्य सिर्फ आर्थिक विकास या कहें मटीरियल प्रॉस्पेरिटी नहीं था। ऐसा नहीं कि बस पैसे दे दो, सड़कें बना दो, हो गया काम। नहीं, इसका लक्ष्य काफ़ी बड़ा था। गांव की जो पूरी जिंदगी है, कम्युनिटी लाइफ, उसके नॉन मटीरियल पहलू, जैसे गांव का माहौल कैसा है, लोगों का आपस में जुड़ाव, उनका कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, उसको भी बेहतर बनाना था। हाँ, मतलब एक होलिस्टिक अप्रोच लेने की कोशिश थी, कह सकते हैं। सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि पूरा जो सोशल फैब्रिक है, जो शायद गुलामी और पिछड़ेपन से कमजोर हो गया था, उसे सुधारना। इसके कुछ खास लक्ष्य भी तय किए गए थे। बड़े आइडियलिस्टिक लक्ष्य थे उस जमाने के हिसाब से। पहला तो था एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना, लोगों को काम देना, खासकर जब खेती का काम नहीं होता, वो ऑफ सीजन में। दूसरा, खेती में साइंटिफिक मेथड्स अपनाना, इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा। सोचना ना, उस वक्त तो सदियों पुराने तरीकों से खेती होती थी, ज्यादातर मॉनसून पर निर्भरता। तो ये सोच के नई तकनीक, बेहतर बीज, खाद, सिंचाई का इस्तेमाल हो, ये तो क्रांतिकारी था। तीसरा था गांव में ही छोटे मोटे सब्सिडरी और कॉटेज इंडस्ट्रीज लगाना, मतलब खेती के अलावा भी आमदनी के साधन बने, जैसे कोई टोकरी बना ले, कोई कपड़ा बुन ले, ताकि लोगों को शहरों की तरफ ना भागना पड़े रोजगार के लिए। वो जो डिस्ट्रेस माइग्रेशन की बात करते हैं हम। चौथा लक्ष्य था सेल्फ हेल्प और सेल्फ रिलायंस को बढ़ावा देना। गांव वाले अपनी मदद खुद करें, अपनी समस्याएं खुद सुलझाएं, सरकार पर पूरी तरह निर्भर ना रहे। ये थोड़ा गांधी जी के ग्राम स्वराज वाले विचार से भी मिलता है। और पांचवा, कोऑपरेशन का सिद्धांत। सब मिलजुल कर काम करें, एक दूसरे का साथ दें, जैसे मिलकर तालाब साफ करना या स्कूल की मरम्मत करना, इस तरह के काम। तो कुल मिलाकर एक आदर्श गांव बनाने का सपना था सीडीपी के पीछे। बिल्कुल, इसे सिर्फ एक सरकारी योजना की तरह नहीं देखा गया था। शुरू में कोशिश थी कि ये एक सोशल मूवमेंट बने, एक सामाजिक आंदोलन। उम्मीद ये थी कि लोग खुद आगे आएंगे, इसमें एक्टिव इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे। सरकार का रोल बस मदद करने का, दिशा दिखाने का होगा, असली काम गांव वाले करेंगे। लक्ष्य था गांव देहात का चौतरफा विकास, जिसे कहते हैं ऑल राउंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक भी, सोशल भी, कल्चरल भी। लेकिन ये पूरा कार्यक्रम ना एक बुनियादी अजम्पशन पर आधारित था, एक मान्यता पर। अच्छा, क्या अजम्पशन थी? वो ये कि अगर गांव में जरूरी बुनियादी सुविधाएं, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, हाँ, जैसे सड़कें, स्कूल, हाँ, स्कूल की इमारतें, शायद छोटा मोटा हेल्थ सेंटर, साफ पानी, बिजली, ये सब अगर पहुंचा दिया जाए, तो फिर जो मनचाहा बदलाव है, डिजायर्ड चेंज, वो अपने आप आ जाएगा।
सरकार ने शायद सोचा कि हम अपनी तरफ से ये सब कर देते हैं, फिर लोग खुद ही तरक्की कर लेंगे। जैसे आजकल भी होता है ना, कई बार शहर में एक बड़ा सा फ्लाईओवर बना दिया हाँ, और मान लिया कि ट्रैफिक जैम खत्म, पर ये नहीं सोचा कि नीचे वालों का क्या होगा, या शायद पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर करना ज्यादा जरूरी था। हाँ, ये अजम्पशन वाली बात तो सोचने वाली है कि क्या सिर्फ बाहर से सुविधाएं देने से अंदरूनी बदलाव आ जाता है। खैर, प्लान तो बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, कागज पर तो शानदार था, पर असलियत में ये सीडीपी प्रोग्राम उतने सफल नहीं हुए जितनी उम्मीद बांधी गई थी। बल्कि कहना चाहिए कि बड़े पैमाने पर असफल ही रहे हैं, और इसके कारण कई थे। और मजे की बात है, वो कारण आज भी काफी हद तक रेलेवेंट है। एक तो सरकारी ढांचा ही ऐसा था, गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर्स इतने जटिल, इतने टॉप डाउन कि योजनाएं और पैसा ऊपर से नीचे तक पहुंचते पहुंचते या तो खत्म हो जाता था या उसका रूप ही बदल जाता था। ब्यूरोक्रेसी का अपना जाल था। सही बात है। आज भी है काफी हद तक। जमीन का मालिकाना हक, लैंड रिलेशंस, वो भी बहुत अनइक्वल थे। किसी के पास हजारों एकड़, कोई बिल्कुल भूमिहीन। तो ऐसे डिवाइडेड रूरल सोसाइटी में कॉपरेशन और सेल्फ हेल्प जैसे आदर्श कहाँ टिक पाते। ऊंच नीच, अमीर गरीब का जो हायरार्किकल सोशल ऑर्गेनाइजेशन था, उसने ये पक्का कर दिया कि विकास का जो भी थोड़ा बहुत फायदा हो रहा है वो ऊपर के लोग ही ले जाएं। हाँ, जो प्रभावशाली थे। बिल्कुल, जमींदार, ऊंची जाति के लोग, गांव के दबंग, वही फायदा हड़प गए। मतलब प्लान कितना भी अच्छा हो, अगर वो जमीनी सामाजिक हकीकत को, उस पावर स्ट्रक्चर को एड्रेस नहीं करता, तो उसका फेल होना लगभग तय है। तो सीडीपी का फेलियर सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन का फेलियर नहीं था, बल्कि समाज को गहराई से ना समझने की एक बुनियादी भूल भी शायद। तो जब ये साफ हो गया कि सीडीपी से तो बात बन नहीं रही, उल्टा शायद ब्यूरोक्रेसी और गांव के प्रभावशाली लोग ही और मजबूत हो रहे हैं, तो सवाल उठा कि भाई अगला कदम क्या हो, विकास कैसे हो गांव का। इसी बैकग्राउंड में 1957 में एक कमिटी बनी। अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री। इस बलवंत राय मेहता कमेटी का काम ही यही था कि सीडीपी के असर का आकलन करे, असेस द इम्पैक्ट, देखे कि गड़बड़ कहाँ है। और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ कह दिया, हाँ भाई, सीडीपी फेल हो गया है, अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया। लेकिन कमेटी ने सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताई, सोल्यूशन भी दिया। और उनकी सबसे बड़ी सिफारिश, जो बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई, वो ये थी कि ग्रामीण विकास ऊपर से थोपने से नहीं होगा, और लोकल डायरेक्शन हो। विकास की दिशा भी वही लोग तय करें अपनी जरूरतों के हिसाब से। बिल्कुल। ये एक तरह से डिसेंट्रलाइजेशन की बात थी, सत्ता के विकेंद्रीकरण की। सीधी सी बात है ना, दिल्ली या लखनऊ में बैठे बाबू को क्या पता कि फलाने गांव में पानी की ज्यादा जरूरत है या स्कूल में टीचर की। ये तो गांव वाले ही बताएंगे ना। अब की बात बिल्कुल सही है, और इस सिफारिश का सीधा मतलब था कि निचले स्तरों पर पावर देनी होगी, डिवोल्यूशन ऑफ पावर करना होगा, शक्ति को ऊपर से नीचे गांव तक पहुंचाना होगा। कमेटी का मानना था कि जब तक स्थानीय लोगों के हाथ में ताकत और जिम्मेदारी दोनों नहीं होंगी, तब तक वो डेवलपमेंट प्रोसेस से जुड़ाव महसूस ही नहीं करेंगे और न ही योजनाएं सफल होंगी। इसी सिफारिश के आधार पर 1958 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने का फैसला किया। इसके बाद फिर अलग अलग राज्यों ने अपने अपने कानून पास किए और वो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की। गांव लेवल पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति और जिला लेवल पर जिला परिषद। इनको संविधान में तो जगह नहीं मिली थी उस वक्त, पर राज्य के कानूनों के तहत कुछ शक्तियां और कर्तव्य दिए गए, पावर एंड ड्यूटीज सौंपे गए, जैसे कुछ लोकल टैक्स लगाना, छोटी मोटी योजनाएं बनाना, उनको लागू करवाना वगैरह। उम्मीद थी कि अब असली लोकतंत्र गांव तक पहुंचेगा, विकास गांव वालों की मर्जी से होगा। सुनने में तो ये पंचायती राज वाला आइडिया सीडीपी से कहीं बेहतर लग रहा है। ज्यादा डेमोक्रेटिक, ज्यादा पार्टिसिपेटरी। लगा तो होगा उस वक्त कि अब बस गांव की तस्वीर बदल जाएगी, लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ? क्या सिर्फ स्ट्रक्चर बदल देने से, चुनाव करवा देने से जमीनी हकीकत बदल जाती है? यहीं पर कहानी में एक और ट्विस्ट है। दुर्भाग्य से सीडीपी की तरह ही पंचायती राज योजना भी कम से कम अपने शुरुआती दशकों में अपने डिजायर्ड रिजल्ट हासिल नहीं कर पाई। हाँ, ये सच है कि 70 और 80 के दशक में कई राज्यों ने इसकी समीक्षा की, अशोक मेहता कमेटी जैसी और कमेटियां बनी, कुछ संशोधन रिवीजन भी हुए, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव नहीं आया। पंचायतें अक्सर या तो बेचारी फंड्स की कमी से जूझती रहती थीं, हाँ, ये तो आज भी सुनते हैं। बिल्कुल। या फिर सरकारी बाबुओं के कंट्रोल में रहती थीं। डीएम साहब जो कहेंगे वही होगा। और सबसे बड़ी समस्या फिर वही पावर स्ट्रक्चर।
कागज पर चुनाव हो गए, प्रधान या सरपंच चुन लिए गए, कई बार पिछड़े या दलित समुदाय के लोग भी चुने गए। लेकिन गांव में असली शक्ति, असली दबदबा, वो अब भी उन्हीं पुराने प्रभावशाली लोगों के हाथ में रहा। बड़े जमींदार, ऊंची जाति के नेता। अच्छा, मतलब वो पीछे से कंट्रोल करते थे। हाँ, बिल्कुल। पर्दे के पीछे से या अपने किसी आदमी को आगे करके पंचायत को कंट्रोल करते रहे। वो कहावत है ना, एक कागज पर प्रधान बदला पर गांव का असली चौधरी वही रहा। हाँ हाँ, सुना है। तो पंचायती राज ने एक बहुत जरूरी सबक सिखाया कि सिर्फ अधिकार देना काफी नहीं है, अधिकार इस्तेमाल करने की क्षमता देना और वैसा सामाजिक माहौल बनाना, वो कहीं ज्यादा जरूरी और मुश्किल काम है। ये कुछ वैसा ही है जैसे कॉलेज में स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन तो हो गए, पर असल में चलती तो अब भी सीनियर्स की ही है हॉस्टल में। हाँ, ये बिल्कुल सही पॉइंट है। मतलब सिर्फ ढांचा बदलने से, स्ट्रक्चर चेंज करने से तब तक असली फर्क नहीं आता जब तक लोगों की सोच ना बदले, वो सदियों पुरानी मानसिकता ना बदले, और जमीन पर जो शक्ति का समीकरण है, पावर स्ट्रक्चर, वो ना बदले। वो जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि नई व्यवस्था भी बस ऊपर ऊपर रह जाती है। खैर, तो सीडीपी और पंचायती राज के साथ साथ एक और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क खड़ा करने की कोशिश हुई जो इन दोनों को सपोर्ट कर सके। ये थी सहकारी संस्थाएं, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस। इनको सीडीपी और पंचायती राज की सहायक संस्थाओं, सपोर्टिव इंस्टीट्यूशन के तौर पे देखा गया। आइडिया वही पुराना और शक्तिशाली था, सब एक के लिए, एक सब के लिए। लोग मिलकर अपनी आर्थिक बेहतरी के लिए काम करें। हाँ, कोऑपरेटिव्स का आइडिया तो बहुत अच्छा है। इनके कई महत्वपूर्ण उद्देश्य रखे गए थे। पहला, किसानों को खेती के लिए जरूरी चीजें, एसेंशियल एग्रीकल्चरल इनपुट्स जैसे अच्छे बीज, खाद, कीटनाशक वगैरह, वो आसानी से और सही दाम पर मिल जाएं। और शायद सबसे जरूरी, उन्हें साहूकारों के चंगुल से बचाने के लिए सस्ता क्रेडिट मिले, कर्ज मिले। दूसरा, किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिले, एडिक्वेट रिटर्न। बिचौलिए बहुत खाते हैं बीच में। तो कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज बने जो किसानों की उपज सीधे बेचें। तीसरा, गांव वालों को रोजमर्रा की जरूरी चीजें, इसेंशियल कमोडिटीज, चीनी, मिट्टी का तेल, कपड़ा, ये सब उचित दरों पर, रीजनेबल रेट्स पर मिले। गांव में ही कोऑपरेटिव स्टोर खोल दिए जाएं। और चौथा, इन सब के जरिए गांव के लोगों में आपस में सहयोग बढ़े, हार्मोनियस रिलेशंस बने और उनमें भागीदारी की भावना, सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन आए। वो महसूस करें कि ये उनकी अपनी संस्था है। गांव की कोऑपरेटिव दूध डेयरी इसका क्लासिक उदाहरण है। हाँ, बिल्कुल। सब किसान सदस्य होते हैं, दूध जमा करते हैं, प्रोसेसिंग होती है और मुनाफा भी सदस्यों में बढ़ता है। एकदम सही कहा। और जैसे जैसे ये कोऑपरेटिव मूवमेंट देश में फैला, कई तरह की सहकारी संस्थाएं बनी। क्रेडिट सोसाइटीज थीं जो कर्ज देती थीं, पैक्स कहते हैं उनको, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। सर्विस कोऑपरेटिव्स थीं जो शायद खेती के औजार वगैरह किराए पर देती होंगी। प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव्स थीं जहां बुनकर या कारीगर मिलकर उत्पादन और बिक्री करते थे। और लेबर कोऑपरेटिव्स भी बनी जो मजदूरों को संगठित करती थीं। इनमें से, जैसा आपने कहा भी, डेयरी कोऑपरेटिव्स, दूध वाली समितियां, वो खास तौर पर बहुत सफल रहीं। इतनी सफल कि इसी के दम पर भारत में श्वेत क्रांति आई, व्हाइट रेवोल्यूशन। दूध की कमी वाला देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बन गया। गुजरात का अमूल तो खैर लेजेंडरी है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन के नेतृत्व में उसने लाखों गरीब किसानों, खासकर महिलाओं की जिंदगी बदल दी। ये दिखाता है कि अगर सही लीडरशिप हो, प्रोफेशनल मैनेजमेंट हो और सदस्यों का भरोसा हो, तो कोऑपरेटिव मॉडल कितना कामयाब हो सकता है। हाँ, अमूल और श्वेत क्रांति की कहानी तो हम सब जानते हैं, बहुत प्रेरणा देती है। लेकिन क्या ये सफलता पूरे कोऑपरेटिव मूवमेंट की कहानी है? क्रिटिक्स तो ये भी कहते हैं कि दशकों में सहकारी समितियों की संख्या भले ही लाखों में पहुंच गई, लेकिन ये आंदोलन अपने सारे लक्ष्यों में कामयाब नहीं रहा। इसे ज्यादा से ज्यादा एक पार्शियल सक्सेस ही कह सकते हैं। ऐसा क्यों? कहाँ कमी रह गई इसमें? इसकी भी कुछ सीमाएं, लिमिटेशंस थीं, हाँ। जो बहुत साफ थीं। हाँ। और वो काफी हद तक सीडीपी और पंचायती राज वाली समस्याओं जैसी ही थीं। इसमें कोई शक नहीं कि सहकारी समितियों ने, खासकर क्रेडिट और मार्केटिंग समितियों ने, बड़े और मंझोले किसानों की, लार्ज एंड मिडिल फार्मर्स की काफी मदद की। उन्हें जरूरी सुविधाएं मिली, क्रेडिट मिला, एग्रीकल्चरल इनपुट्स मिले, साहूकारों पर निर्भरता कम हुई। हाँ। लेकिन जो भूमिहीन थे, लैंडलेस, या गांव के सबसे गरीब तबके थे, पुअर पीपल,
जिनके पास गिरवी रखने को जमीन नहीं थी या जो समिति की राजनीति में किनारे पर थे, हाँ। उनको इन योजनाओं से ज्यादा फायदा नहीं मिल पाया। अच्छा, मतलब यहाँ भी वही हुआ। हाँ, अक्सर यही देखा गया कि सहकारी समितियों पर भी गांव के उन्हीं दबंग लोगों का कब्जा हो गया जिन्होंने पंचायत पर कब्जा कर लिया था। ओह, वो अपने लोगों को ज्यादा लोन दिलवाते, नियमों को अपने हिसाब से मोड़ लेते, मिसमैनेजमेंट और भ्रष्टाचार की भी बहुत शिकायतें आईं। तो नतीजा फिर वही हुआ जिसका डर था। फायदा फिर से उन्हीं को ज्यादा मिला जिनके पास पहले से कुछ था, जमीन थी, साधन थे, आवाज थी। गरीब और भूमिहीन इस विकास की धारा से काफी हद तक कटे रह गए। ये कुछ वैसा ही है जैसे सरकारी सब्सिडी का बड़ा हिस्सा अक्सर उन लोगों को मिल जाता है जिन्हें उसकी सबसे कम जरूरत होती है। मतलब पैटर्न बार बार वही दिख रहा है। योजनाएं अच्छी नीयत से शुरू होती हैं, कागज पर लक्ष्य नेक होते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत, सामाजिक ढांचा, पावर डायनामिक्स, वो सब मिलकर उन्हें पटरी से उतार देते हैं। फायदा नीचे तक, सबसे जरूरतमंद तक पहुंचते पहुंचते या तो बहुत कम हो जाता है या गलत हाथों में चला जाता है। तो जब योजना बनाने वालों को, ये प्लानर्स को, ये एहसास हुआ कि गांव में जो ये ब्रॉड बेस्ड कार्यक्रम चल रहे हैं, सीडीपी हो, पंचायती राज हो, कोऑपरेटिव्स हो, ये अपनी सीमाओं के कारण, अपनी इनएडिक्वेसीज के कारण सब तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, खासकर गरीबों तक। तो सोच में एक बड़ा बदलाव आया। ये बदलाव खास तौर पर चौथी पंचवर्षीय योजना, 4th 5 ईयर प्लान के दौरान दिखा। रूरल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट था, उसे फिर से परिभाषित किया गया, रीडिफाइन किया गया। अब फोकस सिर्फ गांव का विकास नहीं, बल्कि गांव के गरीबों का विकास, इस पर शिफ्ट हुआ। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण शिफ्ट था। रूरल पुअर को, ग्रामीण गरीबों को एक अलग समूह के तौर पर पहचाना गया, जिन्हें सुधारात्मक उपायों, एमेलियोरेटिव मेजर्स के लिए टारगेट ग्रुप माना गया। सोच ये थी कि अगर चौड़ी योजनाएं काम नहीं कर रहीं, तो क्यों ना सीधे इन्हीं जरूरतमंद लोगों को टारगेट करके योजनाएं बनाई जाएं। अब सवाल था कि इस टारगेट ग्रुप में आएगा कौन कौन। तो परिभाषा में उन लोगों को रखा गया जो विकास की दौड़ में सबसे पीछे थे, जैसे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, छोटे और सीमांत किसान जिनके पास बस नाम की जमीन थी, गुजारा मुश्किल था। टेनेंट्स थे जो दूसरों की जमीन पर बटाई करते थे, अक्सर शोषण का शिकार होते थे। एग्रीकल्चरल वर्कर्स थे, खेती और मजदूर जिन्हें साल में कुछ ही महीने काम मिलता था, मजदूरी भी कम। और लैंडलेस लोग थे, भूमिहीन, जिनके पास आजीविका का कोई पक्का साधन नहीं था। मतलब कोशिश थी कि अब सरकारी मदद सीधे इन तक पहुंचाई जाए, बीच की लीकेज कम हो। बिल्कुल। और इसी टारगेट ग्रुप अप्रोच के तहत 70 और 80 के दशक में कई नई फोकस्ड योजनाएं शुरू हुईं। इनके नाम शायद कई लोगों ने सुने भी होंगे, जैसे स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी, SFDA। इसका काम था छोटे और सीमांत किसानों को सब्सिडी देना, लोन दिलवाना, दूसरी मदद करना। इसी तरह मार्जिनल फार्मर्स एंड एग्रीकल्चरल लेबरर्स एजेंसी, MFALA भी बनी। ड्रॉट प्रोन एरियाज प्रोग्राम, DPAP, उन इलाकों के लिए था जहां अक्सर सूखा पड़ता है, वहां रोजगार पैदा करना, जमीन सुधारना। हाँ, ये नाम सुने। एक और बहुत मशहूर कार्यक्रम था काम के बदले अनाज, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। इसमें ग्रामीण गरीबों को रोजगार देने के लिए पब्लिक वर्क्स करवाए जाते थे और मजदूरी का कुछ हिस्सा अनाज के रूप में मिलता था। भुखमरी भी मिटे। बाद में इसी से NREP और RLEGP जैसे कार्यक्रम बने, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम और रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। इसके अलावा मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, MNP, शुरू किया गया। इसका मकसद था गांव के सभी लोगों तक कुछ बुनियादी जरूरतें पहुंचाना, प्राइमरी एजुकेशन, हेल्थ, पीने का पानी, सड़क, बिजली, घर बनाने के लिए जमीन। ये आज के यूनिवर्सल बेसिक सर्विसेज जैसा कॉन्सेप्ट था। सुनने में तो ये टारगेट ग्रुप वाली योजनाएं बहुत फोकस लग रही हैं। बिल्कुल पिन पॉइंटेड, सीधे गरीब तक पहुंचने की कोशिश। लेकिन इनके साथ क्या दिक्कतें आईं, क्या ये पूरी तरह सफल रहीं? इन कार्यक्रमों की एक खास बात ये थी कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन, इनका संचालन ज्यादातर सीधे केंद्र और राज्य सरकारों के हाथ में था। अक्सर जिला लेवल पर DM या कलेक्टर के नीचे स्पेशल एजेंसियां बना दी जाती थीं। पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका इसमें बहुत कम कर दी गई थी, शायद इसलिए कि पुरानी व्यवस्था पर भरोसा कम हो गया था। या शायद लगा होगा कि सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल से टारगेटेड डिलीवरी बेहतर होगी। हाँ, शायद यही सोचा गया। हाँ, ये कार्यक्रम अच्छी नीयत वाले थे, वेल इंटेंशन थे, इसमें तो कोई शक नहीं। और इनसे कुछ हद तक विकास का रास्ता खुला भी, पेव द वे फॉर डेवलपमेंट। गरीबों तक कुछ सीधी मदद पहुंची, रोजगार बने, कुछ बुनियादी सुविधाएं बेहतर हुई। लेकिन इनका एक दूसरा पहलू भी था जिस पर ध्यान देना जरूरी है।
एक स्याह पहलू कह सकते हैं, क्योंकि सारा कंट्रोल सरकारी मशीनरी के हाथ में आ गया। इसने नौकरशाहों की शक्ति, पावर ऑफ ब्यूरोक्रेट, को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। अभूतपूर्व रूप से विकास का पूरा एजेंडा अब सरकारी अफसरों पर निर्भर हो गया। हाँ, ये एक बड़ी समस्या बन गया। और इसका नतीजा क्या हुआ कि ग्रामीण समाज में स्थानीय और लोकप्रिय भागीदारी की जो थोड़ी बहुत गुंजाइश बनी थी पंचायती राज से, सहकारिता से, वो और कमजोर होगी, अंडरमाइंड होगी। लोग अब सरकार से मिलने वाली मदद के लाभार्थी बनकर रह गए, बेनिफिशियरी। विकास प्रक्रिया में एक्टिव पार्टिसिपेंट नहीं रहे। मदद तो ऊपर से आई, शायद पहले से ज्यादा भी आई होगी, पर लोगों की अपनी आवाज, अपना फैसला लेने की ताकत, उनकी एजेंसी, वो शायद पहले से भी कम हो गई है। ये एक तरह का ट्रेड ऑफ था, टारगेटेड एफिशिएंसी बनाम डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, और अक्सर पड़ रहा एफिशिएंसी की तरफ ही झुका, या उसके दावे की तरफ। अगर हम आज़ादी के बाद से लेकर मान लीजिए 80 के दशक के अंत तक भारत में ग्रामीण समाज के विकास की जो कोशिशें हुईं, उनका एक समग्र मूल्यांकन करें, असेसिंग द डेवलपमेंट ऑफ द रूरल सोसाइटी, तो तस्वीर काफ़ी मिली-जुली सी दिखती है। आर्थिक मोर्चे पर, इकोनॉमिक फ्रंट पर एक बड़ी उपलब्धि तो ये रही कि देश फूड प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर हो गया। हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसमें हाई यील्डिंग बीज, खाद, पानी का इस्तेमाल हुआ, और श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन, इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। देश अब अनाज और दूध के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं था। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी उस वक्त। ये तो सच है, पैदावार बढ़ी, देश भुखमरी के संकट से काफी हद तक बाहर आया। ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी उतना ही जरूरी है। एक बड़ी समस्या जो लगातार बनी रही और शायद आज भी है, वो ये है कि इन क्रांतियों का फायदा सबको बराबर नहीं मिला। इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों, रीजन्स और लोगों के अलग अलग समूहों, ग्रुप ऑफ पीपल के बीच जो सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज थी, सामाजिक आर्थिक असमानताएं, उनको कम करने में कोई खास मदद नहीं की, बल्कि शायद कुछ मामलों में बढ़ाया ही। हाँ, ये बात सही है। जैसे हरित क्रांति का फायदा मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी जैसे सिंचित इलाकों के बड़े किसानों को हुआ, जिनके पास संसाधन थे नई तकनीक अपनाने के लिए। पूर्वी भारत या सूखाग्रस्त इलाके पीछे रह गए। इसी तरह, जैसा हमने पहले भी बात की, विकास योजनाओं का लाभ अक्सर भूमिहीन, दलित, आदिवासी महिलाओं तक उस अनुपात में नहीं पहुंचा जितना पहुंचना चाहिए था। अमीर और गरीब के बीच की खाई या अलग अलग इलाकों के विकास का अंतर, वो कम होने के बजाय शायद और गहरा होता गया। बिल्कुल। और इसीलिए आज़ादी के समय जो एक सपना देखा गया था, समानता, इक्वालिटी और सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, उस पर आधारित एक सामाजिक व्यवस्था, सोशल ऑर्डर बनाने का, वो लक्ष्य इन तमाम कोशिशों के बावजूद अभी भी काफी दूर लगता है, स्टिल डिस्टेंट। विकास तो हुआ है, इसमें कोई शक नहीं, गांव बदले हैं, लोगों की जिंदगी में सुधार आया है, पर वो विकास समावेशी नहीं रहा है, इंक्लूसिव नहीं रहा है, उसका फायदा सब तक बराबर नहीं पहुंचा है, और उसने समाज में जो गहरी असमानताएं हैं उनको मिटाने की बजाय कई बार और मजबूत किया है। ये दिखाता है कि सिर्फ आर्थिक विकास काफी नहीं है, सामाजिक और राजनीतिक संरचनाओं में बदलाव लाए बिना असली बराबरी और न्याय मिलना बहुत मुश्किल है। काफी लंबा सफर बाकी है अभी भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पंचवर्षीय योजनाओं, मतलब 5 ईयर प्लान्स पर चर्चा करेंगे। सोर्स मटेरियल तो यार इस पर काफी फैला हुआ है, देखते हैं इसमें से क्या खास निकलता है। हाँ बिल्कुल, 5 ईयर प्लान्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री का। तो देखो, आज़ादी मिली 1947 में, माहौल एकदम नया था, उम्मीदें आसमान पर थीं, और तब देश के लीडर्स ने सोचा कि यार देश को आगे कैसे बढ़ाया जाए, मतलब अंदाजे से चलेंगे तो कहीं नहीं पहुंचेंगे, तो उन्होंने ये प्लानिंग का रास्ता चुना। हाँ, एक सिस्टमैटिक अप्रोच अपनाने की कोशिश थी। पर सोर्स ये साफ करता है कि ये प्लानिंग सिर्फ सड़कें, पुल या बड़े बड़े डैम्स बनाने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं था। जैसा आजकल हम ज्यादातर सुनते हैं। नहीं, उससे कहीं ज्यादा बड़ा विजन था। अरे हाँ, ये उससे कहीं ज्यादा एम्बिशियस था। ये सोशल प्लानिंग थी, मतलब समाज को बदलने का एक सोचा समझा डेलिबरेट अटेम्प्ट था। सोचो जरा, पूरे समाज का स्ट्रक्चर बदलने की बात। हाँ, ये बहुत बड़ा क्लेम है। मतलब लोगों को, आम जनता को इस पूरी प्रोसेस में इन्वॉल्व करके, जानबूझकर, मतलब डिलिबरेट ट्रांसफॉर्मेशन करके उनकी सोशल लाइफ को बदलने का टारगेट था बेसिकली। कोशिश ये थी कि सोशल चेंज जो अपने आप धीरे धीरे होता है, उसे पर्पसफुल ह्यूमन कंट्रोल में लाया जाए। हाँ, मतलब चेंज को डायरेक्ट करना, मैनेज करना। यार सुनने में ही कितना बड़ा चैलेंज लगता है, जैसे किसी पुरानी बिल्डिंग को गिराकर उसी मलबे से एक नया मॉडर्न अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बनाना,
वो भी सबके साथ मिलकर। एब्सोल्युटली एम्बिशियस। और ये हवा में नहीं था। इसकी जड़ें सीधी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में थी, जो 1950 में लागू हुआ। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा था ये सब। हाँ बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूशन ने देश के लिए बड़े ऊंचे मकसद तय किए थे। सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस लाना, यानी समाज में, अर्थव्यवस्था में और राजनीति में सबको बराबरी का हक मिले। जस्टिस इन ऑल स्फीयर्स। एग्जैक्टली। फिर सबको लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड वर्शिप मिले, यानी सोचने, बोलने, मानने और पूजा करने की पूरी आजादी हो। फंडामेंटल राइट्स। हाँ। और इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी हो, यानी सबकी हैसियत और मौके बराबर हों, कोई ऊंच नीच ना हो। और देश में फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा बढ़े। अब ये बातें सुनने में जितनी अच्छी लगती हैं, उतनी ही मुश्किलें हासिल करना। हाँ, आइडियल्स तो बहुत ऊंचे थे। और इन्हीं ऊंचे आदर्शों को जमीनी हकीकत बनाने के कॉन्टेक्स्ट में 1950 में नेशनल प्लानिंग कमीशन बनाया गया। ये समझ लो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने मंजिल तय की और प्लानिंग कमीशन वो गाड़ी थी जिसे उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता बनाना था। अच्छा, तो ये प्लानिंग कमीशन एक तरह से इन भारी भरकम कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स को अचीव करने का प्रैक्टिकल टूल था। जैसे मान लो हमने सोच तो लिया कि आईआईटी क्रैक करना है, पर प्लानिंग कमीशन वो टाइम टेबल, वो कोचिंग क्लास स्ट्रैटेजी बनाने वाला मैकेनिज्म था। हाँ, काफी हद तक ऐसे ही समझ सकते हो। कमीशन का काम था पहले तो ये देखना कि देश के पास है क्या क्या, नेचुरल रिसोर्सेज कितने हैं, कहाँ कोयला है, कहाँ लोहा, कितना पानी, कितने जंगल, मतलब एक इन्वेंट्री लेना। एग्जैक्टली। और फिर मैन पावर रिसोर्सेज, यानी हमारी पॉपुलेशन कितनी है, लोग क्या काम कर सकते हैं, उनकी स्किल्स क्या हैं। एक तरह से पूरे घर का हिसाब किताब लगाना कि राशन कितना है, कमाने वाले कितने हैं। हाँ ठीक है। और फिर इस असेसमेंट के बेसिस पर इन रिसोर्सेज को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कैसे मोबिलाइज किया जाए, इसके लिए कॉन्क्रीट प्लान्स तैयार करना कि भाई पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, कौन सा सेक्टर प्रायोरिटी पर रहेगा, खेती बाड़ी, इंडस्ट्री या कुछ और, कहाँ स्कूल खोलने हैं, कहाँ अस्पताल, ये सब तय करना कमीशन का काम था। और फिर इसी ग्राउंडवर्क के बाद आई पहली पंचवर्षीय योजना, द फर्स्ट 5-year प्लान, जो 1951 से 1956 तक चली। अब सोर्स में इसके 2 मेन टारगेट्स बताए गए हैं। पहला, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हाँ, इकोनॉमी को ग्रो करना। देश की इकोनॉमी को किक स्टार्ट करना, प्रोडक्शन बढ़ाना। और दूसरा, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटीज को कम करना यानी सोशल डेवलपमेंट। समाज में जो अमीरी, गरीबी, ऊंच नीच का फासला था, उसे कम करना। बिल्कुल, ये ड्यूअल ऑब्जेक्टिव था। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ भी चाहिए और सोशल जस्टिस भी, दोनों हाथ में लड्डू। ये तो शुरू से ही मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट रहा होगा। बिल्कुल। और पहली योजना के टारगेट सच में बहुत हाइट है, आइडियलिस्टिक थे शायद। इसमें सिर्फ जीडीपी बढ़ाने या फैक्ट्रीज लगाने की बात नहीं थी। देखो क्या गोल्स थे। धीरे धीरे कम्युनिटी के सभी मेंबर्स के लिए फुल एम्प्लॉयमेंट लाना। क्या बात कर रहे हो? फुल एम्प्लॉयमेंट आजादी के तुरंत बाद? हाँ, सोचो, आजादी के तुरंत बाद फुल एम्प्लॉयमेंट का सपना, सबको एजुकेशन देना, बीमारी और दूसरी डिसेबिलिटीज के खिलाफ सोशल सिक्योरिटी देना, मतलब बुढ़ापे में, बीमारी में सरकार सहारा दे। मतलब एक वेलफेयर स्टेट का ब्लूप्रिंट। हाँ, काफी हद तक। और लोगों के लिए एडिक्वेट इनकम यानी गुजारे लायक आमदनी सुनिश्चित करना, ये आज भी कितना रेलेवेंट लगता है। बिल्कुल रेलेवेंट है। आइडिया ये था कि इस प्लान डेवलपमेंट के जरिए भारत का जो ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर था, जिसमें कास्ट सिस्टम और दूसरी डीप रूटेड इनइक्वालिटीज थी, उसे बदला जाए, उसे तोड़कर एक मॉडर्न इक्वल सोसाइटी बनाई जाए। अच्छा, स्ट्रक्चर को ही बदलने का प्लान था। हाँ, ताकि एजुकेशन और फुल एम्प्लॉयमेंट के थ्रू हर इंसान, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो, अपने गोल्स अचीव कर सके, अपना पोटेंशियल रियलाइज कर सके। और ये कॉम्बिनेशन, ग्रोथ भी, इक्वालिटी भी और सोशल जस्टिस भी, ये थीम आपको आगे की लगभग हर प्लान में दिखेगा। हालांकि फोकस थोड़ा इधर उधर होता रहा। हाँ, तो ये सिलसिला फिर चल पड़ा। दूसरी योजना आई 1956 से 61। इसमें सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी पे जोर था। ये टर्म बड़ा पॉलिटिकल लगता है, पर शायद मतलब यही था कि डेवलपमेंट का फायदा चंद लोगों की जेब में न जाए, बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, सोसाइटी थोड़ी और इक्वल बने। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस था, जैसे सरकारी स्कूल, अस्पताल खोलना, जरूरी चीजों की कीमतें कंट्रोल में रखना, शायद ये सब इसी सोच का हिस्सा था। फिर तीसरी योजना 1961 से 66 में सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ का टारगेट रखा गया। मतलब इकोनॉमी अपने पैरों पर खड़ी हो जाए,
उसे बार बार बाहरी हेल्प, फॉरेन एड की जरूरत न पड़े। आत्मनिर्भरता। हाँ, आत्मनिर्भर भारत की बात तब भी हो रही थी, लेकिन फिर गड़बड़ हुई। 1966 से 69 के बीच शायद चीन और पाकिस्तान से लड़ाई और भयंकर सूखे की वजह से लंबी प्लानिंग रोकनी पड़ी और 3 एनुअल प्लान्स आए। हाँ, प्लान हॉलिडे कहते हैं उसे। अच्छा, प्लान हॉलिडे, क्राइसिस मैनेजमेंट मोड में चला गया देश। एग्जैक्टली। वो दौर मुश्किल था। 2 युद्ध हुए, 1962 में चीन से, 1965 में पाकिस्तान से। फिर 1965-66 में जबरदस्त सूखा पड़ा। देश की इकोनॉमी हिल गई थी। ओह, तो काफी दिक्कतें थीं। बिल्कुल। ऐसे में 5 साल का लंबा प्लान बनाना प्रैक्टिकल नहीं था, तो सरकार ने छोटे-छोटे 1-1 साल के प्लान्स बनाए, इमीडिएट प्रॉब्लम्स पर फोकस किया। लेकिन फिर गाड़ी पटरी पर लौटी। चौथी योजना आई 1969-74, जिसका मकसद था लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना, खासकर ऐसे प्रोग्राम्स के जरिए जो इक्वालिटी और सोशल जस्टिस को प्रमोट करें। मतलब फिर से वही इक्वालिटी वाला एंगल। हाँ, फिर आई 5वीं योजना 1974-78, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण शायद 1 साल पहले ही खत्म कर दी गई थी। इसमें सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के कंजम्पशन स्टैंडर्ड को बढ़ाने पर, यानी उनकी बेसिक जरूरतें पूरी हों, इस पर खास जोर दिया गया। कंजम्पशन स्टैंडर्ड बढ़ाना मतलब बेसिक नीड्स। हाँ, रोटी, कपड़ा, मकान टाइप। गरीबी हटाओ का नारा इसी प्लान के टाइम बहुत चला था। इंदिरा गांधी ने इसे अपना मेन पॉलिटिकल प्लैंक बनाया था। हाँ, गरीबी हटाओगे नारा तो जैसे भारतीय पॉलिटिक्स का एवरग्रीन हिट सॉन्ग है। हर कोई गाता है ऐसे। बिल्कुल। और फिर छठी योजना 1980-95 में तो ये रिमूवल ऑफ पॉवर्टी यानी गरीबी को जड़ से हटाना सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ही बन गया। अच्छा, एक्सप्लिसिट ऑब्जेक्टिव बन गया। हाँ, सोर्स कहता है कि ऐसा पिछली योजनाओं के एक्सपीरियंस को देखकर किया गया, उनकी सक्सेसेस और फेलियर्स का असेसमेंट करके। मतलब सरकार ने ऑफिशियली माना कि गरीबी एक बहुत बड़ी सीधी चुनौती है और उसे डायरेक्टली टैकल करने की जरूरत है, सिर्फ ग्रोथ के भरोसे नहीं छोड़ सकते। कि ट्रिकल डाउन काफी नहीं है। एग्जैक्टली। फिर 7वीं योजना 1985-90 में फिर से वही बातें, फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ाना ताकि खाने की कमी ना हो, एम्प्लॉयमेंट के ज़्यादा मौके बनाना, सेल्फ रिलायंस और सोशल जस्टिस। तो ये थीम्स ग्रोथ, इक्वालिटी, सेल्फ रिलायंस, पॉवर्टी रिमूवल, ये बार बार घूम फिर कर आते रहे, जैसे DLJJ में ट्रेन वाला सीन। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लो। तो यार ये प्लानिंग का सिलसिला लगभग 5 दशकों तक चला। 90s की शुरुआत तक तो बहुत डोमिनेंट था। सोर्स ये भी बताता है कि ये प्लान्स लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ बनते थे, 15-20 साल का अंदाजा लगाकर। हाँ, एक विजन होता था। लेकिन ऑपरेशनली हर 5 साल का डिटेल्ड प्लान होता था और उसमें भी एनुअल प्लान्स होते थे जो हर साल के गवर्नमेंट बजट से जुड़े होते थे। मतलब प्लानिंग सिर्फ हवा हवाई नहीं थी, उसे फाइनेंस से जोड़ा गया था। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। बजटरी एलोकेशन होता था। और हर प्लान का मिड टर्म अप्रेजल भी होता था, बीच में रुक कर देखना कि भाई सब ठीक चल रहा है, टारगेट्स पूरे हो रहे हैं, कहीं रास्ता बदलने की जरूरत तो नहीं। जैसे हम लोग मिड सेम एग्जाम्स देते हैं। बिल्कुल, कोर्स करेक्शन के लिए। कुल मिलाकर इन प्लान्स को 3 बड़े काम करने का इंस्ट्रूमेंट माना गया। ए, देश में एक सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी बनाना, बी, ग्रोथ के साथ सोशल जस्टिस लाना, और सी, गरीबी हटाना। सोर्स में PR दुबाशी का जिक्र है, जिन्होंने इंडियन प्लानिंग अप्रोच की कुछ खास बातें बताई हैं। क्या थी वो? हाँ, दुबाशी ने इंडियन प्लानिंग के कैरेक्टर को समझने में मदद की है। पहली बात, उन्होंने कहा कि इंडियन प्लान्स कॉम्प्रिहेंसिव थे, यानी उनमें इकोनॉमी के लगभग हर सेक्टर को कवर करने की कोशिश की गई। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, हेल्थ, सोशल वेलफेयर, सब कुछ। मतलब होलिस्टिक अप्रोच। हाँ, होलिस्टिक अप्रोच। ऐसा नहीं कि सिर्फ 1-2 चीजों पर फोकस किया। और साथ ही ये बैलेंस थे। बैलेंस इस मायने में कि ये ना तो पूरी तरह स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी थी, ना ही पूरी तरह फ्री मार्केट। इसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों के लिए जगह थी। अच्छा, मिक्स्ड इकोनॉमी वाला मॉडल। बिल्कुल। सरकार ने खुद हैवी इंडस्ट्रीज लगाई, स्टील प्लांट्स जैसे भिलाई, राउरकेला, मशीन बिल्डिंग, BHEL, ऑयल एक्सप्लोरेशन, ONGC, ये सब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कहलाए। हाँ, PSUs तो बहुत बने। इन्हें टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा गया। लेकिन साथ ही प्राइवेट इंडस्ट्री को भी लाइसेंस दिए गए, उन्हें भी बढ़ने दिया गया कंज्यूमर गुड्स वगैरह बनाने में। तो एक मिक्स था। ठीक है, ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा? दूसरी खासियत, इसे डेमोक्रेटिक प्लानिंग कहा गया, टोटलिटेरियन प्लानिंग के ऑपोजिट।
टोटलिटेरियन प्लानिंग वो है जो शायद सोवियत यूनियन या उस वक्त के चाइना में होती थी, जहां स्टेट सब कुछ डिसाइड करता था, ऊपर से नीचे तक, और लोगों से पूछा नहीं जाता था। टॉप डाउन अप्रोच। हाँ, इसके उलट इंडिया ने डेमोक्रेटिक प्लानिंग का रास्ता अपनाया। सिद्धांत ये था कि प्लानिंग प्रोसेस में लोगों की पार्टिसिपेशन हो। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल थी, जिसमें राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स होते थे। प्लानिंग कमीशन एक्सपर्ट से, इंडस्ट्री एसोसिएशन से, फार्मर्स ग्रुप से कंसल्ट करता था। प्लान्स पार्लियामेंट में डिस्कस होते थे। तो कंसल्टेशन होता था। हालांकि अब ये सवाल जरूर उठता है कि जमीनी हकीकत में ये पार्टिसिपेशन कितना रियल था। क्या सच में एक आम किसान या मजदूर की आवाज प्लानिंग कमीशन तक पहुंच पाती थी? शायद नहीं। ज्यादातर ये एक्सपर्ट्स, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस के बीच का ही मामला रहता था। पर कम से कम कागज पर सिद्धांत डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन का ही था। थ्योरी वर्सेस प्रैक्टिस वाली बात। तीसरा पॉइंट क्या था? तीसरा पॉइंट, जो हम पहले भी टच कर चुके हैं, ये अप्रोच एक सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी एस्टैब्लिश करने का एम रखता था। इसका मतलब प्योर कम्युनिज्म नहीं था, बल्कि एक वेलफेयर स्टेट बनाना था, जहां डेवलपमेंट के इकोनॉमिक और सोशल दोनों एस्पेक्ट्स पर बराबर ध्यान दिया जाए। मतलब सिर्फ प्रॉफिट नहीं, लोग भी इम्पोर्टेंट थे। एग्जैक्टली। सिर्फ अमीरों की अमीरी न बढ़े, बल्कि गरीबी भी कम हो, इनइक्वालिटी घटे, सबको बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिले। दुबाशी ने इसे डेवलपमेंट का एक थर्ड वे कहा। ना तो प्योर अमेरिकन स्टाइल कैपिटलिज्म, ना सोवियत स्टाइल कम्युनिज्म। भारत ने अपनी जरूरतों और अपनी वैल्यूज के हिसाब से एक यूनिक मिडिल पाथ बनाने की कोशिश की। अच्छा, एक इंडियन मॉडल बनाने की कोशिश। हाँ, ये बड़ा एक्सपेरिमेंट था अपने आप में। इंटरेस्टिंग। और चौथा पॉइंट? और चौथी बात जो दुबाशी ने हाईलाइट की, वो ये कि इंडियन प्लानिंग ने डेवलपमेंट के इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, ह्यूमन और इंस्टीट्यूशनल कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करने की कोशिश की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटीग्रेट करना मतलब सिर्फ पैसा लगाने, इकोनॉमिक या नई मशीनें लाने पर ही फोकस नहीं था। ह्यूमन रिसोर्सेज, लोगों की स्किल्स, उनकी हेल्थ, एजुकेशन, इस पर भी ध्यान दिया गया। और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस जैसे लैंड रिफॉर्म्स, पंचायती राज, इन्हें भी प्लानिंग का हिस्सा माना गया। तो ये सब इंटरकनेक्टेड देखा गया। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी के मामले में भी बड़ा इंटरेस्टिंग बैलेंस साधने की कोशिश हुई। एक तरफ गांव और कॉटेज इंडस्ट्रीज में जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी थी, जैसे चरखा, हथकरघा, बैलगाड़ी, उसे इम्प्रूव और अपग्रेड करने पर जोर दिया, ताकि लोकल एम्प्लॉयमेंट बचा रहे, कल्चर भी बचा रहे। खादी को प्रमोट करना इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। हाँ, खादी का प्रमोशन तो बहुत हुआ। लेकिन साथ ही दुनिया में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो रही थीं, उनसे भी कदम मिलाने की कोशिश हुई। दूसरे देशों से हाई टेक्नोलॉजी इंपोर्ट की गई, R&D पर इन्वेस्ट किया गया, चाहे वो स्पेस प्रोग्राम ISO हो, एटॉमिक एनर्जी हो, या बाद में IT रेवोल्यूशन। तो एक ही देश में आपको बैलगाड़ी भी दिखती थी और सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी। यार, ये तो कमाल का जगलिंग एक्ट लगता है। मतलब एक तरफ डेमोक्रेसी को भी निभाना है, जहां सबको बोलने का हक है, और दूसरी तरफ सेंट्रल प्लानिंग भी करनी है, जहां सरकार डायरेक्शन दे रही है। हाँ, ये टेंशन तो था। एक तरफ अंबानी बिरला जैसी बड़ी प्राइवेट इंडस्ट्री को भी जगह देनी है, और दूसरी तरफ खादी और गांव के छोटे कारीगरों को भी सपोर्ट करना है। बिल्कुल। एक तरफ ISRO और IITs वाली कटिंग एज टेक्नोलॉजी लानी है, और दूसरी तरफ सदियों पुरानी ट्रेडिशनल स्किल्स को भी बचाना है। हाँ, दोनों को साथ लेकर चलना था। एक तरफ मटेरियल प्रोग्रेस, GDP ग्रोथ भी चाहिए, और दूसरी तरफ ह्यूमन वैल्यूज, सोशल जस्टिस, इक्वालिटी की भी बात करनी है। ये सारे घोड़े एक साथ दौड़ाना, क्या ये सच में मुमकिन था? क्या ये बैलेंस बन पाया? देखो, दुबाशी का आर्ग्यूमेंट यही है कि इंडियन प्लानिंग की पूरी स्पिरिट ही इसी रेकंसिलिएशन, इसी तालमेल बिठाने की कोशिश में थी। प्लानिंग को डेमोक्रेसी के साथ रेकंसाइल करना, इंक्रीज प्रोडक्शन को इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ रेकंसाइल करना, लार्ज स्केल इंडस्ट्री को कॉटेज इंडस्ट्रीज के साथ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी के अपग्रेडेशन के साथ, मटेरियल एडवांसमेंट को ह्यूमन वैल्यूज के प्रिजर्वेशन के साथ। ये एक कंटिन्यूअस स्ट्रगल था, एक कांस्टेंट अटेम्प्ट टू फाइंड अ बैलेंस। स्ट्रगल तो रहा होगा। इसमें कॉन्ट्रडिक्शंस थे, इनकंसिस्टेंसीज थी, फेलियर्स भी हुए, पर यह कहना कि कोशिश ही नहीं हुई वो गलत होगा। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा विजन था, शायद दुनिया में यूनिक था उस वक्त। विजन तो बड़ा था, मानना पड़ेगा। जैसे एक जॉइंट फैमिली में सब कुछ साथ लेके चलना होता है ना, सबकी जरूरतें अलग, सबकी सोच अलग, फिर भी कोशिश होती है कि फैमिली बनी रहे, आगे बढ़े। कुछ वैसा ही नेशनल लेवल पर करने की कोशिश थी। सुनने में तो ये विजन बहुत नोबल, बहुत इम्प्रेसिव लगता है, एकदम आदर्शवादी, बैलेंस्ड अप्रोच। पर यार, लाइफ में, पॉलिटिक्स में, इकोनॉमिक्स में आइडियलिज्म और रियलिटी के बीच अक्सर फासला रह जाता है। हाँ, वो तो है।
जैसे न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं, रोज सुबह उठकर जिम जाएंगे, हेल्दी खाएंगे, पर होता कहाँ है? तो क्या ये प्लानिंग के ऊंचे लक्ष्य भी रियलिटी में उतनी ही सक्सेसफुल हुए? क्रिटिक्स यानी आलोचक क्या कहते हैं? जाहिर है इतना बड़ा काम होगा तो नुक्स निकालने वाले भी होंगे। बिल्कुल, और क्रिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सोर्स में क्रिटिसिज्म्स का भी जिक्र है, वो क्या है? हाँ, और इन क्रिटिसिज्म्स को सुनना, समझना उतना ही जरूरी है जितना अचीवमेंट्स को जानना, वरना पिक्चर अधूरी रह जाएगी। क्रिटिक्स का एक मेन पॉइंट ये है कि इतने सालों के डेवलपमेंट एफर्ट्स का, इतनी सारी योजनाओं का, इतना पैसा खर्च करने का फायदा सोसाइटी के सब सेक्शंस तक इक्वली नहीं पहुंचा। बेनिफिट्स स्क्यूड रहे। स्क्यूड मतलब? एक तरफ झुके हुए। हाँ, मतलब बराबर नहीं बटे। ज्यादा फायदा किसको मिला? कुछ सिलेक्ट ग्रुप्स को, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स, बिजनेस हाउसेस, कमर्शियल और फाइनेंशियल ग्रुप्स, मतलब जो पहले से ही थोड़े प्रिविलेज थे, वो और मजबूत हो गए। अच्छा, अमीरों को ज्यादा फायदा हुआ? हाँ, रूरल एरियाज में भी फायदा ज्यादातर रूरल रिच को मिला। बड़े लैंडलॉर्ड्स, अमीर किसान जिनके पास जमीन थी, रिसोर्सेस थे, पॉलिटिकल कनेक्शंस थे। जो गरीब किसान था, लैंडलेस लेबरर था, वो काफी हद तक पीछे ही छूट गया। ओह, तो गांव में भी इनइक्वालिटी बढ़ी? काफी हद तक, हाँ। सोर्स ये भी कहता है कि शहरों में रहने वाले अनएम्प्लॉयड और अंडर एम्प्लॉयड के एक हिस्से को भी कुछ फायदा मिला। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि अनएम्प्लॉयड को कैसे फायदा हुआ। सोर्स यहाँ डिटेल नहीं देता। हाँ, ये अजीब है। पर शायद इसका मतलब कुछ टेम्पररी सरकारी काम मिलना या फूड फॉर वर्क जैसी स्कीम्स या सब्सिडाइज्ड राशन मिलना हो सकता है, जिससे उनकी सर्वाइवल में थोड़ी मदद हुई हो, पर वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं था। मतलब वो जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट की थ्योरी होती है ना, कि ऊपर डेवलपमेंट होगा तो उसका फायदा रिस कर नीचे तक पहुंच जाएगा, जैसे चाय छानते हैं तो नीचे कप में आती है, वो थ्योरी जमीन पर उतनी कामयाब नहीं हुई। ज्यादातर मलाई ऊपर ही रह गई। एग्जैक्टली। यही सबसे बड़ी और सबसे पर्सिस्टेंट क्रिटिसिज्म रही है इंडियन प्लानिंग की। क्रिटिक्स ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि ये डेवलपमेंट प्रोसेस हमारे देश के सबसे बड़े रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, हमारी इतनी बड़ी वर्किंग पॉपुलेशन का इफेक्टिवली इस्तेमाल करने में फेल रही। ह्यूमन रिसोर्स का वेस्टेज। हाँ, हम अपनी पूरी मैन पावर पोटेंशियल को प्रोडक्टिव वर्क में नहीं लगा पाए। अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट, मतलब काम तो है पर क्वालिफिकेशन से कम या पूरे टाइम का नहीं, ये क्रॉनिक प्रॉब्लम्स बनी रही जनरेशंस तक। आज भी ये कितनी बड़ी चुनौती है। हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट तो आज भी बहुत बड़ा इशू है। और ओवरऑल देखें तो रीजनल डिस्पैरिटीज यानी अलग अलग इलाकों के बीच का फर्क, और सोशल डिस्पैरिटीज यानी अलग अलग कम्युनिटीज, कास्ट्स, क्लासेस के बीच का फर्क, वो इन प्लानिंग के दशकों में कम होने के बजाय बढ़ा है। इनइक्वालिटी बढ़ी, कम होने की बजाय। हाँ, क्रिटिक्स का यही कहना है। आज भी देखो, एक तरफ गुड़गांव, बैंगलोर, मुंबई जैसे चमकते शहर हैं, दूसरी तरफ देश के कई हिस्से हैं जहां बेसिक फैसिलिटीज तक नहीं पहुंची। कुछ स्टेट्स बहुत आगे निकल गए, कुछ पिछड़ गए। ये इनइक्वालिटी प्लानिंग के बावजूद, या कुछ कहते हैं प्लानिंग की वजह से, बड़ी है। ये तो बड़ी सीरियस बात है। और क्या क्रिटिसिज्म्स है? इसके अलावा कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स थी, एकदम जड़ वाली समस्याएं, जिनका सोल्यूशन 40-50 साल की प्लानिंग के बाद भी नहीं निकल पाया। सबसे बड़ा एग्जाम्पल लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स, हाँ, ये तो सुना है। आज़ादी के बाद कानून तो बने कि जमीन का डिस्ट्रीब्यूशन फेयरर हो, जमींदारी खत्म हो, टेनेंट्स को राइट्स मिलें, पर उनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत पैची रहा। पावरफुल लैंडेड इंटरेस्ट ने उन्हें कामयाब नहीं होने दिया। मतलब कानून बने पर लागू नहीं हुए ठीक से। हाँ, इच्छा शक्ति की कमी रही या पॉलिटिकल विल नहीं था। तो रूरल स्ट्रक्चर में जो इनइक्वालिटी थी वो काफी हद तक बनी रही। दूसरा, गांव के स्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करना, वहां नॉन एग्रीकल्चरल जॉब्स पैदा करना, ये भी पूरी तरह नहीं हो पाया। गांव पिछड़ गए मतलब? काफी हद तक एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट रहे। और तीसरा, तेजी से बढ़ती पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करना। प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स में इसका जिक्र तो होता था, पर इफेक्टिव एक्शन बहुत देर से और आधे अधूरे मन से हुआ। पॉपुलेशन कंट्रोल पर फोकस कम था। शुरू में कम था, बाद में आया भी तो उतना इफेक्टिव नहीं रहा। नतीजा ये हुआ कि डेवलपमेंट के जो गेन्स हुए भी वो बढ़ती आबादी में बट गए। हाँ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा, एग्रीकल्चर में ग्रीन रेवोल्यूशन से आउटपुट बढ़ा, फॉरेन ट्रेड भी बढ़ा, ये अचीवमेंट्स थी। हाँ, ग्रीन रेवोल्यूशन तो बड़ी सक्सेस थी। बिल्कुल थी, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि ये अचीवमेंट्स प्लानिंग के जो कोर गोल्स थे, ग्रोथ विद इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस, उनको पूरी तरह अचीव करने में नाकाफी रहीं। ग्रोथ हुई, पर वो इंक्लूसिव नहीं थी, सबको साथ लेकर चलने वाली नहीं थी। वो कुछ पॉकेट्स में कॉन्सेंट्रेट होकर रह गई।
तो मतलब पिक्चर काफी मिक्स्ड है। एक तरफ बड़े सपने, बड़ी कोशिशें, कुछ कामयाबियां भी, लेकिन दूसरी तरफ कई फंडामेंटल प्रॉब्लम्स जस की तस बनी रहीं और इनइक्वालिटी शायद बढ़ी भी। हाँ, यही सार निकलता है क्रिटिक्स का। तो इससे एक सवाल ये उठता है कि क्या भारत जैसे इतने डाइवर्स, इतने कॉम्प्लेक्स देश में सोशल चेंज लाना सिर्फ टॉप डाउन गवर्नमेंट प्लानिंग के बस की बात है? शायद नहीं। सोर्स भी यही इशारा करता है कि हमें प्लानिंग के फ्रेम से बाहर निकलकर और भी फैक्टर्स को देखना होगा अगर हमें समझना है कि पिछले 70-75 सालों में इंडियन सोसाइटी में जो बदलाव आए हैं वो क्यों और कैसे आए हैं। हाँ, ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है। प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट, नो डाउट। इट शेप्ड पॉलिसीज, इट डायरेक्टेड रिसोर्सेज, उसने एक डायरेक्शन दी। लेकिन सोशल चेंज इज अ मच बिगर बीस्ट। प्लानिंग इकलौता ड्राइवर नहीं था। तो और क्या फैक्टर्स थे? हमें हिस्टोरिकल फोर्सेस को देखना होगा। कॉलोनियलिज्म का इम्पैक्ट, अंग्रेजों ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाया, जो लीगल सिस्टम लाए, वेस्टर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया, रेलवेज बनाई, इन सब ने इंडियन सोसाइटी को डीपली चेंज किया प्लानिंग शुरू होने से पहले ही। हाँ, अंग्रेजों का असर तो था ही। फिर साइंस और टेक्नोलॉजी का आना, नए आइडियाज का फैलना और इन बाहरी फोर्सेस का इंटरैक्शन हुआ भारत के अपने अंदरूनी सोशल स्ट्रक्चर के साथ, खासकर यहाँ के रिजिड कास्ट सिस्टम के साथ। कास्ट ने तय किया कि कौन इन नए अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा पाएगा और कौन पीछे रह जाएगा। कास्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा। बिल्कुल। कई स्कॉलर्स मानते हैं कि इंडिया में सोशल चेंज को समझने के लिए ब्रिटिश रूल के इम्पैक्ट को सेंटर में रखना जरूरी है। सोर्स ये भी पॉइंट आउट करता है कि कॉलोनियलिज्म का एक्सपीरियंस, फिर लंबा फ्रीडम स्ट्रगल जिसने लोगों में नई पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जगाई, और इंडिया का अपना प्लूरलिस्टिक, मल्टी रिलीजियस, कास्ट बेस्ड सोशल फैब्रिक, इन सब ने मिलकर आज़ादी के बाद जो प्लानिंग की आइडियोलॉजी और स्ट्रैटेजीज अपनाई गईं, उन पर गहरा असर डाला। मतलब प्लानिंग अकेली नहीं थी, हिस्ट्री और सोसाइटी का कॉन्टेक्स्ट भी था। एग्जैक्टली। प्लानिंग वैक्यूम में नहीं हुई, वो इसी कॉम्प्लेक्स हिस्टोरिकल और सोशल कॉन्टेक्स्ट में शेप हुई और ऑपरेट की। उसे इसी कॉन्टेक्स्ट में समझना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम भारतीय संदर्भ में विकास मतलब डेवलपमेंट इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट पर चर्चा करेंगे। आज़ादी के बाद का भारत, सोचिए एक बिल्कुल नई शुरुआत। तो उस वक्त डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ आपका ये सड़कें या फैक्ट्रियां बनाना नहीं था, है ना? कहानी उससे कहीं ज़्यादा गहरी लगती है मुझे तो। निश्चित रूप से। देखिए, आज़ादी के वक्त भारत एक चौराहे पर खड़ा था। विभाजन का जख्म ताज़ा था, है ना? करोड़ों लोग गरीबी और निरक्षरता की चपेट में थे और अंग्रेजों ने अर्थव्यवस्था को तो बिल्कुल निचोड़ ही दिया था। हाँ, वो तो था ही। तो ऐसे में हमारे नेताओं का जो विजन था वो सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ तक सीमित नहीं हो सकता था। उन्हें एक बिखरे हुए समाज को जोड़ना था, एक नया राष्ट्र बनाना था। तो ये चर्चा उसी सफर की है। कैसे प्लानिंग को अपनाया गया, क्यों एक मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल चुना गया और इसका आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर हुआ या क्या असर सोचा गया था। चलिए प्लानिंग के आइडिया से ही शुरू करते हैं। ये शब्द योजना सुनने में थोड़ा स्कूल के टाइम टेबल जैसा लगता है, लेकिन देश के लेवल पर इसकी क्या अहमियत थी? डेविड हॉल की किताब प्लान्ड सोशल चेंज का जिक्र है हमारे स्रोतों में। वो कहते हैं कि प्लानिंग सरकार के लिए एक गाइडलाइन जैसी है। हाँ, गाइडलाइन। कि कैसे कम से कम संसाधनों मतलब स्कैर्स रिसोर्सेज से ज्यादा लोगों का भला, मैक्सिमम कलेक्टिव वेलबींग किया जाए। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर इसका मतलब क्या है असल में? हाँ, ये मैक्सिमम कलेक्टिव वेलबींग जो है ना, ये बहुत क्रूशियल शब्द है। इसका मतलब है कि सरकार का फोकस सिर्फ कुछ अमीर या ताकतवर लोगों पर नहीं, बल्कि पूरे समाज पर होना चाहिए, और खासकर उन पर जो हाशिए पर हैं, जो पीछे रह गए हैं। अच्छा। डेविड हॉल इसे एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट बताते हैं। एक तरफ हैं लोगों की अपनी इच्छाएं, इंडिविजुअल एस्पिरेशंस, भाई किसी को अपना बिजनेस शुरू करना है, किसी को अच्छी नौकरी चाहिए, अपना घर बनाना है। हाँ, सबकी अपनी जरूरतें होती हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ हैं देश के बड़े लक्ष्य, कलेक्टिव गोल्स, जैसे गरीबी मिटाना है, सबको शिक्षा देनी है, देश को सुरक्षित रखना है। प्लानिंग जो है वो इन दोनों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश है। मतलब जैसे घर में होता है ना कि सबको दिवाली पर नए कपड़े भी चाहिए और बच्चों की स्कूल फीस भी देनी है और शायद घर का किराया भी देना है, तो एक बजट बनाना पड़ता है, प्रायोरिटीज तय करनी पड़ती हैं। देश के लेवल पर यह कितना मुश्किल होता होगा। बहुत ज्यादा। और ये सिर्फ आर्थिक फैसला नहीं था, जैसा आपने कहा, इसमें गहरा सामाजिक पहलू जुड़ा था। समाज के सबसे कमजोर वर्गों का कल्याण, उनका वेलफेयर।
प्लानिंग का एक बड़ा मकसद था उन लोगों तक पहुंचना जो सदियों से दबे कुचले थे, जिन्हें मौके नहीं मिले थे। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। तो ये सिर्फ नेशन बिल्डिंग का प्रोजेक्ट नहीं था, ये एक वेलफेयर एक्सरसाइज भी थी, एक कल्याणकारी काम। उस वक्त की भयानक गरीबी और जातिवाद जैसी असमानताओं को सोचें तो ये वेलफेयर एंगल कितना कितना जरूरी रहा होगा। विकास का मतलब सिर्फ जीडीपी के आंकड़े बढ़ाना नहीं था, इसमें सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट भी शामिल था। मतलब ग्रोथ तो चाहिए, पर न्याय के साथ ग्रोथ विद जस्टिस। ये फ्रेज सुनने में बहुत पावरफुल लगता है। उस वक्त के कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या मतलब था? देखिए, इसका मतलब था उन जख्मों को भरना जो कॉलोनियल ऑपरेशन यानी अंग्रेजी राज ने दिए थे। उन्होंने सिर्फ हमारी दौलत नहीं लूटी, हमारे सोशल फैब्रिक को भी बहुत नुकसान पहुंचाया। सही बात है। और साथ ही हमारे समाज की अपनी गहरी समस्याएं थीं। जातिवाद, कास्टिज्म का जहर था, छुआछूत, अनटचेबिलिटी का दाग था, बंधुआ मजदूरी, बॉन्डेड लेबर थी, लिंग के आधार पर भेदभाव, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था, और पितृसत्ता, पेट्रियार्की का दबदबा था। विकास का मतलब था इन सब बुराइयों के खिलाफ एक तरह से लड़ाई छेड़वा। बिल्कुल। मैं सोच रही थी किसी दलित परिवार के लिए या किसी गांव की महिला के लिए जिसका शायद बैंक अकाउंट या पक्की नौकरी से सीधा वास्ता न भी हो, विकास का मतलब क्या था? उनके लिए तो इज्जत से जीने का हक, बराबरी का दर्जा, अपने बच्चों को स्कूल भेज पाना, हाँ, बिना किसी डर के सार्वजनिक कुएं से पानी ले पाना, ये सब चीजें जीडीपी के नंबर से कई ज्यादा मायने रखती होंगी। एकदम सही कहा आपने, बिल्कुल यही मायने थे। और ये सिर्फ नेताओं के भाषणों तक सीमित नहीं था। हमारे संविधान निर्माताओं ने इस सोच को संविधान की बुनियाद में ही शामिल कर दिया था। हाँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। बिल्कुल, संविधान ने भारत को एक समाजवादी, कल्याणकारी राज्य, एक सोशलिस्ट वेलफेयर स्टेट बनाने का लक्ष्य रखा। हालांकि सोशलिस्ट शब्द बाद में जोड़ा गया, पर भावना शुरू से यही थी। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीएसपी। हाँ, डीएसपी में साफ लिखा है कि राज्य का कर्तव्य है आय की असमानता, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम को कम करना और संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज सुनिश्चित करना। और आर्टिकल 15 तो सीधा कहता है कि धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, बल्कि राज्य को ये इजाजत भी देता है कि वो महिलाओं, बच्चों और सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। मतलब पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। हाँ, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, जैसे आरक्षण, रिजर्वेशंस, इसी का एक उदाहरण है। अच्छा, तो ये सब दिखाता है कि भारत में डेवलपमेंट प्लानिंग की जड़ें कितनी गहरी वेलफेयर सोच में थीं। ये सिर्फ एक इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट नहीं था, ये एक सामाजिक और नैतिक विजन था, एक ज्यादा बराबर और न्यायपूर्ण समाज बनाने का सपना। तो ये तो समझ आया कि विकास का मतलब क्या था और संविधान ने इसका आधार कैसे तैयार किया। पर सवाल ये है कि प्लानिंग को ही क्यों चुना गया? आज़ादी के बाद प्लानिंग को इतना ज़रूरी क्यों समझा गया? क्या कोई और रास्ता नहीं था? देखिए, प्लानिंग अपनाने के पीछे कई मजबूत कारण थे जो उस वक्त की हकीकत से जुड़े हुए थे। हाँ। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी वजह थी संसाधनों की भारी कमी, स्केर्स रिसोर्सेज। हाँ, वो तो थी ही। अंग्रेजों ने देश को आर्थिक रूप से बिल्कुल खोखला कर दिया था। हमारे पास पैसा, टेक्नोलॉजी, स्किल्ड लोग, सब कुछ बहुत कम था। तो जो भी थोड़ा बहुत था उसे बहुत सोच समझकर प्रायोरिटी के हिसाब से इस्तेमाल करना जरूरी था। जैसे एक मिडिल क्लास परिवार महीने के बजट में तय करता है कि पहले बच्चों की फीस भरनी है या घर का सामान लेना है। बिल्कुल वही बात। देश के लिए भी यही स्थिति थी। हाँ। हर रुपया सोच समझकर खर्च करना था। प्लानिंग ये सुनिश्चित करने का एक तरीका था। और दूसरी बड़ी चुनौती थी गरीबी और असमानता। हाँ, गरीबी हटाना, पॉवर्टी एलिविएशन और असमानता कम करना, मिनिमाइजेशन ऑफ इनइक्वालिटी, ये तो सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। करोड़ों लोग भूखमरी के कगार पर थे, जमीन कुछ ही लोगों के पास थी। इस विशाल समस्या से निपटने के लिए एक सोची समझी, योजनाबद्ध रणनीति, एक प्लान्ड अप्रोच की जरूरत थी। आप चीजों को मार्केट फोर्सेस के भरोसे नहीं छोड़ सकते थे। उस वक्त सरकार को दखल देना ही था। इसके अलावा क्या कोई आइडियोलॉजिकल वजह भी थी? मतलब दुनिया में उस वक्त क्या चल रहा था, उसका भी असर था? हाँ, विचारधारा का भी बड़ा रोल था। देखिए, भारत ने पूंजीवादी व्यवस्था, कैपिटलिस्ट सिस्टम का शोषणकारी रूप अंग्रेजों के राज में देखा था। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? एक प्राइवेट कंपनी ही तो थी जिसने धीरे धीरे पूरे देश को गुलाम बना लिया। हाँ, ये तो है। तो एक स्वाभाविक संदेह था अनकंट्रोल्ड कैपिटलिज्म को लेकर। दूसरी तरफ नेहरू जैसे हमारे नेता समाजवादी विचारधारा,
सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से काफी प्रभावित थे। उन्होंने सोवियत संघ, यूएसएसआर जैसे देशों में देखा था कि कैसे प्लान डेवलपमेंट के जरिए वो देश तेजी से इंडस्ट्रियलाइज हो रहे थे। अच्छा, यूएसएसआर का मॉडल। हाँ, यूएसएसआर ने कुछ ही दशकों में खुद को एक पिछड़े कृषि प्रधान देश से एक औद्योगिक शक्ति में बदल दिया था। ये बात कई नए आज़ाद हुए देशों के लिए एक प्रेरणा थी। लगता था कि प्लानिंग से तेजी आ सकती है। तो मतलब प्लानिंग को तेज आर्थिक विकास, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ का एक टूल, एक जरिया भी माना गया। निश्चित रूप से ये समझा गया कि जब तक देश आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगा, तब तक न तो गरीबी मिटेगी, न ही हम दुनिया में अपनी जगह बना पाएंगे। विकास से ही तो संसाधन, रिसोर्सेज पैदा होंगे, लोगों को रोजगार, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। हाँ, रोजगार। और तभी सरकार सामाजिक योजनाओं, सोशल स्कीम्स जैसे स्कूल, अस्पताल, सड़कें वगैरह पर खर्च कर पाएगी। ये सब आपस में जुड़ा था। आर्थिक तरक्की होगी तभी सामाजिक न्याय हो पाएगा, ऐसा सोचा गया। तो इन्हीं सब वजहों से 1950s के दशक में पंचवर्षीय योजनाएं, 5-year प्लान्स शुरू हुईं। और शुरुआती योजनाओं में, जैसा कि आउटलाइन में भी है, 2 चीजों पर खास जोर दिया गया: खेती, एग्रीकल्चर, और भारी उद्योग, हेवी इंडस्ट्री। ये कॉम्बिनेशन क्यों चुना गया, ये दोनों एक साथ? हाँ, ये शुरुआती दौर की रणनीति थी, जिसे अक्सर नेहरू महालोबिस मॉडल भी कहते हैं। पीसी महालोनोबिस एक जाने माने स्टैटिस्टिशियन और प्लानर थे। इस मॉडल का कोर आइडिया था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, खासकर हेवी इंडस्ट्रीज में निवेश करके उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी और प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम्स को बढ़ाया जाए। खेती पर फोकस तो समझ आता है। भारत कृषि प्रधान देश था, ज्यादातर लोग खेती पर निर्भर थे। बिल्कुल, और आंकड़े देखें तो उस वक्त देश की करीब 80% आबादी खेती से जुड़ी थी। लेकिन हालात बहुत खराब थी। जमीनें छोटी और बटी हुई थीं, सिंचाई की भारी कमी थी, पुरानी तकनीकें इस्तेमाल होती थीं। हाँ, पैदावार कम थी। नतीजा ये था कि हम अपनी जरूरत का अनाज भी पैदा नहीं कर पाते थे। हमें अमेरिका जैसी जगहों से PL 480 स्कीम के तहत अनाज मंगवाना पड़ता था। तो खेती को सुधारना, पैदावार बढ़ाना और खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी में आत्मनिर्भर बनना पहली जरूरत थी। किसी भी देश के लिए सबसे बुनियादी चीज है अपने लोगों का पेट भरना। सही बात है। और हेवी इंडस्ट्री जैसे स्टील प्लांट, मशीन बनाने वाले कारखाने, बड़े बांध, इन पर इतना जोर क्यों दिया गया? ये तो बहुत ज्यादा पैसा और लंबा वक्त मांगते हैं, इनमें तो फायदा भी देर से होता है। सही कहा आपने। हेवी इंडस्ट्री में निवेश लॉन्ग टर्म होता है, इसमें फायदा दिखने में सालों लगते हैं, लेकिन ये किसी भी आधुनिक अर्थव्यवस्था की नींव होते हैं। आप सोचिए, अगर हमें छोटी से छोटी मशीन से लेकर बड़े जहाज तक सब कुछ बाहर से मंगाना पड़ता, तो हम हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते। क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बन सके, सेल्फ सफिशिएंसी हासिल कर सके, इससे हमारी विदेशी निर्भरता, फॉरेन डिपेंडेंसी कम होती। सोचिए, अगर अपनी रक्षा के लिए हथियार भी हमें भीख मांगने पड़ते, तो हमारी आज़ादी और संप्रभुता, हमारी सॉवरेनिटी का क्या मतलब रह जाता? बात तो सही है। इसलिए स्टील, ऊर्जा, मशीनरी, कैपिटल गुड्स जैसे सेक्टर्स में सेल्फ सफिशिएंसी हासिल करना स्ट्रेटेजिक और नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से भी बहुत जरूरी माना गया। तो ये थे बड़े लक्ष्य। खेती सुधारनी है, उद्योग लगाने हैं, आत्मनिर्भर बनना है, गरीबी मिटानी है, न्याय लाना है। इन सब लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जो रास्ता चुना गया वो था मिश्रित अर्थव्यवस्था का, मिक्स्ड इकोनॉमी का। न पूरी तरह सरकारी नियंत्रण, न पूरी तरह प्राइवेट सेक्टर के हवाले। ये बीच का रास्ता क्यों? व्हाट वाज द थिंकिंग बिहाइंड दिस मिडिल पाथ? ये एक बहुत प्रैक्टिकल और मैं कहूँगा सोच समझकर लिया गया फैसला था। इसके पीछे कई ठोस कारण थे। पहला, जैसा हमने पहले भी बात की, सरकार के पास संसाधनों की भारी कमी थी, लैक ऑफ रिसोर्सेज। हाँ, पैसे कम थे। सरकार अकेले सब कुछ नहीं कर सकती थी ना। तो इतने पैसे थे, नहीं क्षमता। देश बहुत बड़ा था, जरूरतें अनंत थी। इसलिए माना गया कि कुछ क्षेत्रों में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन भी जरूरी है, ताकि सरकार अपने सीमित संसाधनों को वहां लगा सके जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ या गरीबों के लिए योजनाएं। और दूसरा कारण शायद सामाजिक हकीकत से जुड़ा था, जो गरीबी और अभाव की बात हम कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, भारत की ज्यादातर आबादी गरीबी, पॉवर्टी और अभाव, डेप्रिवेशन में जी रही थी। सामाजिक बुराइयां गहरी थीं। ऐसे में सामाजिक सुधार, सोशल रिफॉर्म्स और कल्याण, वेलफेयर का एजेंडा बहुत बड़ा था। अब प्राइवेट सेक्टर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मुनाफा कमाना, प्रॉफिट मोटिव, है ना? उनसे ये उम्मीद करना कि वो खुद आगे बढ़कर पिछड़े इलाकों में स्कूल खोलेंगे या हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए काम करेंगे, ये रियलिस्टिक नहीं था उस वक्त।
हाँ, वो तो बिजनेस करने आए हैं। बिल्कुल। तो ये जिम्मेदारी सरकार को ही उठानी थी। इसलिए अर्थव्यवस्था पर सरकार का एक नियंत्रण, एक स्टीयरिंग रोल जरूरी समझा गया। और तीसरा कारण आपने बताया कि उस वक्त भारत का प्राइवेट सेक्टर खुद भी बहुत डेवलप्ड नहीं था। सही। कुछ बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस जरूर थे, जैसे टाटा, बिड़ला, लेकिन कुल मिलाकर प्राइवेट सेक्टर उतना मजबूत नहीं था कि वो भारी उद्योगों, क्रिटिकल हैवी इंडस्ट्रीज जैसे स्टील प्लांट, पावर प्लांट, बड़े बांध बनाने का बीड़ा उठा सके। अच्छा। एक्सपर्टीज चाहिए होती है। साथ ही इनमें रिटर्न्स आने में कई साल लगते हैं, लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड्स होते हैं। ज्यादातर प्राइवेट कंपनियां इतना बड़ा रिस्क लेने या इतना लंबा इंतजार करने की हालत में नहीं थीं। उन्हें तो क्विक रिटर्न्स चाहिए होते हैं, जो शायद कंज्यूमर गुड्स जैसी इंडस्ट्रीज में मिलते हैं। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर और हेवी इंडस्ट्रीज जैसे क्षेत्रों में सरकार को ही लीड लेनी पड़ी। ये एक तरह से मजबूरी भी थी और जरूरत भी। और एक डर शायद कैपिटलिज्म की बुराइयों का भी था, जिसका अनुभव हमें था ही। हाँ, ये चौथा महत्वपूर्ण कारण था। भारतीय नेता पूंजीवादी व्यवस्था, कैपिटलिस्टिक सिस्टम से जुड़ी समस्याओं जैसे बढ़ती असमानता, इनइक्वालिटी, मजदूरों का शोषण, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर और एकाधिकार, मोनोपोलीज को लेकर सावधान थे, वेरी थे। उन्हें सिर्फ विकास नहीं चाहिए था, उन्हें बराबरी के साथ विकास चाहिए था, डेवलपमेंट विद इक्विटी। इसलिए उन्होंने न तो पूरी तरह स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी अपनाई जैसा यूएसएसआर या चीन में था, और न ही पूरी तरह फ्री मार्केट कैपिटलिज्म जैसा अमेरिका में था। उन्होंने एक बीच का रास्ता चुना, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें सरकार ने अर्थव्यवस्था को दिशा देने, स्टीयर करने की जिम्मेदारी ली, की सेक्टर्स को अपने हाथ में रखा और प्राइवेट सेक्टर को भी ऑपरेट करने दिया, लेकिन रेगुलेशंस के साथ। ये एक तरह का संतुलन साधने की कोशिश थी। तो इस मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल में प्लानिंग का एक काम रीडिस्ट्रीब्यूशन का भी था, मतलब कि विकास का फायदा सब तक पहुंचाना, सिर्फ ऊपर वालों तक नहीं। हाँ, ये बहुत जरूरी पहलू था प्लानिंग का। प्लानिंग सिर्फ ग्रोथ बढ़ाने के लिए नहीं थी, बल्कि ये सुनिश्चित करने के लिए भी थी कि ग्रोथ का फायदा सिर्फ कुछ लोगों की जेब में ना जाए, बल्कि समाज के बड़े हिस्से तक, खासकर गरीबों तक पहुंचे। इसे कहते हैं पुनर्वितरण की भूमिका, रीडिस्ट्रीब्यूटिव रोल ऑफ प्लानिंग। इसके उदाहरण क्या थे? कैसे किया गया ये रीडिस्ट्रीब्यूशन? जमीन पर कैसे उतारा गया? कई तरीके अपनाए गए। जैसे शुरुआती दौर में जो उद्योग देश के लिए स्ट्रेटेजिक माने गए, की इंडस्ट्रीज जैसे कोयला, तेल, स्टील, बड़े बैंक, बीमा कंपनियां, उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, नेशनलाइजेशन। अच्छा, उनको सरकारी बना दिया गया। हाँ, उन्हें सरकारी नियंत्रण में ले लिया गया। इसके पीछे सोच ये थी कि इन जरूरी क्षेत्रों का मुनाफा देश के विकास में लगे, न कि कुछ प्राइवेट हाथों में केंद्रित हो जाए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो एक बहुत बड़ा कदम था 1969 में इंदिरा गांधी के समय। उसका क्या असर हुआ? उसका एक बड़ा मकसद था क्रेडिट को डेमोक्रेटाइज करना, मतलब लोन की सुविधा आम आदमी तक पहुंचाना। पहले बैंक ज्यादातर बड़े शहरों और बड़े उद्योगों को ही लोन देते थे। राष्ट्रीयकरण के बाद यह कोशिश हुई कि बैंकिंग सुविधाएं और लोन गांव तक पहुंचें, खेती के लिए मिले, छोटे उद्योगों, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, एसएसआईज तक भी पहुंचे। सरकार ने खेती को बहुत प्रमोट किया, सिंचाई योजनाएं, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स बनाए, किसानों को सस्ते बीज और खाद के लिए सब्सिडी दी। हाँ, सब्सिडी। गरीबों के लिए सस्ता अनाज देने के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस यानी राशन की दुकानें शुरू की, और समाज के सबसे गरीब लोगों के लिए, पोरेस्ट ऑफ द पुअर के लिए खास योजनाएं, स्पेशल स्कीम्स बनाई गईं। अंत्योदय का विचार यानी पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का उदय इसी सोच से निकला। तो ये जो इंक्लूसिव ग्रोथ का कॉन्सेप्ट है, जिसकी बात आज भी इतनी होती है, इसकी जड़ें तो काफी पुरानी है, हमारे प्लानिंग सिस्टम में ही थी। बिल्कुल। आप देखें तो भारत के 12वें प्लान डॉक्यूमेंट 2012-2017 का थीम ही था फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। हाँ, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल। यानी सिर्फ तेज विकास नहीं, बल्कि ऐसा विकास जो समावेशी हो, सबको शामिल करे और टिकाऊ भी हो, पर्यावरण का भी ध्यान रखें। तो तरीके बदले, प्राथमिकताएं बदली, लेकिन वो कोर आइडिया कि विकास का फायदा सब तक पहुंचे, वो कहीं ना कहीं बना रहा। ये सब सुनने में तो बहुत आदर्श लगता है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या रही? प्लानिंग और मिक्स्ड इकोनॉमी की बहुत आलोचनाएं भी होती हैं। ब्यूरोक्रेसी, लाल फीताशाही, करप्शन, इनएफिशिएंसी, जिसे लाइसेंस राज कहा गया। इन कमियों के बारे में क्या कहेंगे? और क्या कुछ उपलब्धियां, अचीवमेंट्स भी रहीं, या सब गड़बड़ी था? देखिए, कोई भी इतना बड़ा सामाजिक आर्थिक प्रयोग, सोशियो इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंट बिना कमियों के नहीं होता।
प्लानिंग एरा की अपनी समस्याएं थी, गंभीर समस्याएं थी, और उन पर बात होनी जरूरी है। लाइसेंस परमिट राज ने कई बार इनोवेशन को दबाया, ये सच है। ब्यूरोक्रेसी ने देरी और भ्रष्टाचार को जन्म दिया। हाँ, वो तो है। सरकारी कंपनियां अक्सर इनएफिशिएंट रहीं, लक्ष्य कई बार पूरे नहीं हुए, उत्पादन उतना नहीं बढ़ा जितना सोचा गया था। ये सब सच है। जैसे क्या कोई स्पेसिफिक उदाहरण है किसी कमी का जो आम लोगों ने महसूस किया हो? हाँ, कई हैं। जैसे हेवी इंडस्ट्री पर इतना फोकस था कि कंज्यूमर गुड्स की क्वालिटी और अवेलेबिलिटी पर असर पड़ा। लोगों को स्कूटर या कार के लिए सालों इंतजार करना पड़ता था, उसकी क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं होती थी। अच्छा, वो वेटिंग लिस्ट वाला जमाना? हाँ, बिल्कुल। या फिर लाइसेंस राज की वजह से जो उद्यमी बिना पहुंच के थे, उनके लिए बिजनेस शुरू करना बहुत मुश्किल हो गया था। इससे कंपटीशन कम हुआ और क्वालिटी प्रभावित हुई। कई सरकारी योजनाएं ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई और उनका फायदा असल जरूरतमंदों तक नहीं पहुंचा, बीच में ही लीकेज हो गया। लेकिन क्या सिर्फ कमियां ही थी? कुछ हासिल भी हुआ, क्योंकि आज़ादी के वक्त तो हालात बहुत ही खराब थी। बिल्कुल हुआ, हासिल भी बहुत कुछ हुआ। अगर हम तुलना करें कि हम 1947 में कहाँ थे और मान लीजिए 1991 तक कहाँ पहुंचे या आज कहाँ हैं, तो उपलब्धियां भी साफ नजर आती हैं। सबसे बड़ा उदाहरण गरीबी का ही लें। आज़ादी के वक्त अनुमान है कि 80% से ज्यादा लोग गरीब थे। 80%? बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत ज्यादा। तेंदुलकर समिति के 2011-12 के अनुमान के हिसाब से ये आंकड़ा करीब 22% था। हालांकि रंगराजन समिति ने इसे करीब 30% माना। बेशक ये आंकड़ा आज भी बहुत ज्यादा है और गरीबी एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन 80% से यहां तक आना ये एक महत्वपूर्ण सफर है। इसमें प्लानिंग का योगदान रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी बदलाव आया है, लिटरेसी रेट बढ़ा है। हाँ, आज़ादी के समय लिटरेसी रेट सिर्फ 18% के आसपास था। 2011 की जनगणना में ये 74% हो गया। आज स्कूलों, कॉलेजों, IITs, IIMs का एक बड़ा नेटवर्क है। हाँ, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर बहस जरूरी है और वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन एक्सेस टू एजुकेशन तो निश्चित रूप से बढ़ा है। और खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी, एक वक्त था जब हम अनाज बाहर से मंगाते थे, वो लाल गेहूं आता था। ये शायद सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है प्लानिंग एरा की। हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, जो प्लानिंग का ही नतीजा थी, उसने भारत को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाया, सेल्फ सफिशिएंट। हाँ, हरी उद्योगों का एक आधार बना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रगति हुई, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हुआ। इन सब में शुरुआती प्लानिंग का योगदान रहा है। तो मतलब कहानी ना पूरी तरह काली है, ना पूरी तरह सफेद। इट्स कॉम्प्लेक्स, इसमें शेड्स ऑफ ग्रे हैं। एग्जैक्टली। विकास एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। शुरुआती दौर की प्लानिंग ने एक नींव रखी, जिस पर बाद में बदलाव हुए। 1991 में उदारीकरण, लिबरलाइजेशन आया, नीतियां बदली, वो एक अलग कहानी है। लेकिन उन शुरुआती सालों के फैसलों ने, उन चुनौतियों और उन विचारों ने भारत की दिशा तय करने में एक अहम भूमिका निभाई। और शायद आज की चुनौतियों को समझने के लिए उस इतिहास को, उन शुरुआती सालों के द्वंद्वों को समझना जरूरी है। वो कौन से फैसले थे जिन्होंने काम किया और कौन से नहीं, ताकि हम आगे बेहतर कर सकें। बिल्कुल। इतिहास से सीखकर ही भविष्य को बेहतर बनाया जा सकता है। हमें ये देखना होगा कि विकास के मायने आज क्या हैं। क्या वो सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ है या उसमें सस्टेनेबिलिटी, इक्विटी और ह्यूमन वेलबींग भी शामिल हैं? ये सवाल आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं जितने 70 साल पहले थे। ठीक है, तो उम्मीद है कि विकास योजना और मिश्रित अर्थव्यवस्था के विचार पर हमारी आज की ये गहरी चर्चा जानकारीपूर्ण रही होगी। यूपीएससी विषयों पर ऐसी और चर्चाओं के लिए द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।